So we are going to discuss here the semester 4 FC subject. So first of all, when we think about the syllabus, that time you learn like last semester, that is just issues which includes in FC subject those all current issues. Current issues, it means there are some subject which is very important for you, means there are some topics, or just like just like human right, just like the topic which is main in current era, or in current scenario, that is global warming is increasing, so environmental degradation is happening day by day, it's increasing, so it affects on our environment and also human health. So just issue just like that, and also your important right means significant rights, and ecology, it means what, and new concept in ecology, as well as various uh, new technologies, science and technology you learn in semester second. So also it is expanded in semester 4, and we are going to discuss here about the various technologies. Then also we are going to discuss about the various soft skills and competitive examinations, which is very important for your career. So these main topics or main syllabus we are going to discuss here. So first अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो वो है राइट्स, सम सिग्निफिकेंट राइट्स ऑफ कंटेम्पररी इंडियन सिटीजन. आप भी इस इंडिया के सिटीजन हो. यू ऑल आर अबव 18 ना? Am I audible? Am I audible? हाँ, रिप्लाई नहीं आ रहा है मुझे. सो ऐसे जो सम सिग्निफिकेंट कंटेम्पररी जो राइट्स थे सिटीजन्स के, वो राइट्स हमें फर्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करने हैं. तो ये राइट्स कौन कौन से हैं? तो जिसमें हमें देखना है कि फर्स्ट वन जो है वो राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स. हम सब लोग क्या है, कंज्यूमर हैं. मीन छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़ों तक सब क्या है, हर कोई किसी ना किसी चीज़ को खरीदता है या किसी ना किसी सर्विस को खरीदता है. तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि ये जो राइट्स है एज अ कंज्यूमर, हमें कौन कौन से राइट्स थे ये हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं. एज वेल एज इसी में हमें क्या डिस्कस करना है, और तो राइट टू इंफॉर्मेशन, इसके बारे में भी आपने सुना होगा. सो राइट टू इंफॉर्मेशन इज वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, एज वेल एज देयर इज PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे जनहित याचिका कहा जाता है. एंड द फोर्थ वन राइट टू सर्विस. ये कंटेम्पररी कंटेम्पररी जो राइट्स है इंडियन सिटीजन के, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं. सो सबसे पहले देखो हमारा सिलेबस ज़्यादा है, एंड टाइम इज़ वेरी लो, जस्ट 4 and 5 लेक्चर फॉर द सिलेबस. सो हमें बहुत जल्दी से जल्दी भागना है. सो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं जो है कि राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स. हाँ, वन सेकंड. सो फर्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या है, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स. हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इस इरा में जी रहे हैं. एंड ऐसा, एम आई ऑडिबल? आई एम आस्किंग टू यू, एम आई ऑडिबल? हाँ, ओके. सो प्लीज गिव रिप्लाई. हाँ, ओके. सो फर्स्ट हम जो एंड स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? द स्क्रीन इज विजिबल? ओके. सो हाँ, सो राइट्स ऑफ कंज्यूमर जो है वो हमें फर्स्ट क्या करने हैं, तो डिस्कस करने हैं.
सो अगर हम लोग देखते हैं कि एक ऐसा इरा था और एक ऐसा पीरियड था कि जब यहाँ पे क्या हमें देखने के लिए मिलता था कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर ये भी, ये जो नेम है ये बाद में उनको दिया गया है। सो द आइडिया ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैन बी फाउंड टू हैव एग्जिस्टेड इन एवरी काइंड ऑफ सोशल ऑर्डर एंड जुडिशियल मैकेनिज्म। ये जो कंज्यूमर की आइडिया है ना, ये बहुत बाद में है। सो वेदर प्रिमिटिव और मॉडर्न, कि अगर प्रिमिटिव इरा अगर हम लोग देखते हैं, मॉडर्न इरा देखते हैं, तो ये सोशल ऑर्डर जुडिशियल मैकेनिज्म के बाद हमें क्या देखने के लिए मिलता है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो इसका एग्जिस्टेंस हुआ है। सो इट्स एक्सटेंडेड टू विच इट हैज बीन एम्फसाइज्ड एंड डेवलप्स एज वेरिड डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस। ये अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में क्या होता गया, तो वेरिडली डेवलप होता गया। एंड इन द प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड देयर वाज नो कंज्यूमर एज वी सीन इन मॉडर्न टाइम्स। जैसे हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब औद्योगिकरण नहीं हुआ था, इसके पहले कंज्यूमर का जो कंज्यूमर ये जो थे, ये क्या थे, अलग थे। जैसे कि आज के समय में हमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जैसे कुछ भी अगर कम ज़्यादा हो जाता है किसी भी प्रोडक्ट में और किसी भी सर्विस में, दैट टाइम वी कैन कंप्लेन टू द कंज्यूमर कोर्ट। हाँ, या तो हम लोग क्या करते हैं, उस शॉपकीपर को उसका जो माल है वो लौटा देते हैं, इट मीन द प्रोडक्ट एज वेल एज द सर्विस। सो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि तब का पीरियड और तब का सिनेरियो कंज्यूमर से रिलेटेड और अभी का सिनेरियो, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि यही डिफरेंस किस तरह से था, तो एक ऐसा इरा था कि जब कंज्यूमर के प्रोडक्ट में या सर्विस में अगर कोई भी डिफरेंट या कुछ गलत निकलता है, इफ द प्रोडक्ट इज फ्रॉडुलेंट और इफ द गुड इज डिफेक्टिव, दैट टाइम no one can refund his price, means no one can refund his price, that product price to the कस्टमर और कंज्यूमर, ग्राहक को इस तरह का जो अगर अगर कोई प्रोडक्ट फ्रॉडुलेंट भी है या कोई प्रोडक्ट और सर्विस अगर गलत भी है, तो उसका पैसा रिटर्न नहीं मिलता था। बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इरा में क्या देखने के लिए मिला कि जितने भी कंज्यूमर्स मीन्स हम सारे लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट्स में अवेलेबल होने लगे। तो इसकी वजह से अगर हमें एक कंपनी अगर अच्छी सर्विस और अच्छा प्रोडक्ट नहीं देती, तो हम लोग तुरंत दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं। सो ये क्या है, ये जो इस तरह के जो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जो चेंजेस जो है, ये इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलते हैं। सो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है, एन एग्जाम्पल वुड बी द शिफ्टिंग ऑफ लीगल लाइबिलिटी फ्रॉम द बायर टू द सेलर बाय अप्लाइंग द डॉक्ट्रिन्स ऑफ कोविएट एम्प्टर एंड कोविएट वेंडिएटर। जहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि क्या देखने के लिए मिलता है कि कैविएट एम्प्टर एंड कैविएट वेंडिएटर के अलग अलग हमें ये जो डॉक्ट्राइन है, वो डॉक्ट्राइन आगे डेवलप होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। मीन्स कैविएट एम्प्टर एक ऐसा डॉक्ट्राइन था, the doctrine of caveat emptor says that the buyer cannot recover the price paid from the seller for the defects in the goods sold। अगर कोई बायर कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है, तो ऐसे कंडीशन में अगर उस गुड में डिफेक्ट होता है, तो बेचने के बाद उसका पैसा और उसकी जो प्राइस है वो रिकवर नहीं होती थी। सो द बेसिक अंडरलाइन प्रिंसिपल इज दैट बायर हैड टू एक्सरसाइज हिज नॉलेज विद द बिफोर बाइंग द गुड्स। इसके लिए क्या था कि लोगों को सोच समझ के कोई भी चीज खरीदने से पहले अपनी होशो हवास ठिकाने पे रह के ये सारी चीजें खरीदनी पड़ती थी। अगर वो प्रोडक्ट फ्रॉडुलेंट निकलता है, अगर वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकलता है, दैट टाइम नो वन कैन मीन्स कैनॉट रिकवर द प्राइस पेड। ये क्या था, तो कैविएट एम्प्टर का डॉक्ट्राइन था। एंड धीरे धीरे क्या होता गया, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन सिनेरियो में चेंजेस होते गए। जैसे जैसे लोगों को अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होने लगे। जैसे कि देखो, अगर एक सोप है तो सोप के अलग अलग कंपनीज है, वैरायटी ऑफ कंपनीज हमें मार्केट्स में देखने के लिए मिलती है। सो देयर इज अ कंपटीशन। मार्केट में हमें क्या देखने के मिलता है, कंपटीशन देखने के लिए मिलती है। हर कंपनी हमारा प्रोडक्ट लेने के लिए मीन्स खुद का प्रोडक्ट बेचने के लिए क्या मार्केटिंग करती है। तो इन सारी चीज़ों में क्या है, तो धीरे धीरे ये जो परसेप्शन है कंज्यूमर का, वो चेंज होता गया। और ये डॉक्ट्राइन कहाँ तक आता गया, तो कैविएट वेंडिएटर में एक डॉक्ट्राइन हमें क्या बताता है, सो लेट द सेलर बी अवेयर। जा ग्राहक को क्या होना है, तो अवेयर होना है। सो द शिफ्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कैविएट एम्प्टर का जो डॉक्ट्राइन था, इससे कैविएट वेंडिएटर तक का जो
प्रवास या जैसे हम जर्नी कहते हैं, ये जर्नी इट्स नॉट अ वन नाइट चेंज. So it was the result of many policies changes by the state and reflection of these policies in the decision of the legislatures and the judiciary. अलग अलग जुडिशरी, अलग अलग कोर्ट के डिसीजंस, अलग अलग जो ओपिनियंस और पॉलिसीज जो अपनाई गई, इन पॉलिसीज की वजह से हमें क्या देखने के लिए मिलता है, तो ऐसे अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग प्रोडक्ट हैं या अलग अलग प्रोडक्ट जब मार्केट में बेचने लगे, तो धीरे 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 इसमें केवेट वेंडेटर तक का चेंज आया. क्या कि आजकल हमें जिस तरह के जो मॉडर्न कस्टमर और मॉडर्न कंज्यूमर देखने के लिए मिलते हैं, ये मॉडर्न कंज्यूमर हमें किस तरह से देखने के लिए मिलते हैं कि ये सारे कंज्यूमर्स होशो हवास में कोई भी चीज़ खरीदते हैं, और the judiciary and legislature in different parts of the world make attempts to protect the consumers by giving more rights to them. और अलग अलग कंट्रीज है, अलग अलग कंट्रीज एज वेल एज वर्ल्ड की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने क्या किया, तो राइट्स जो है कंज्यूमर के वो प्रोटेक्ट करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया. एंड दिस they do not intend to fulfill, and this leaves the consumer in difficult position with very few avenues for redressal. आजकल हमें क्या देखने के लिए मिलता है, चेंजेस में क्या देखने के लिए मिलता है, अगर कोई चीज कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचती है, दैट टाइम देयर इज द वारंटी सिस्टम एंड गारंटी सिस्टम. डू यू नो दैट? डू यू नो दैट स्टूडेंट्स? एम आई ऑडिबल? तो हमें चेंज देखने के लिए मिलता है कि एक टाइम ऐसा था कि अगर किसी प्रोडक्ट में अगर डिफेक्ट निकलता है तो उसके पैसे रिटर्न नहीं मिलते थे, बट आजकल का क्या है कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होने के कारण वारंटी पीरियड एंड गारंटी पीरियड देखने के लिए मिलता है. हम लोग कोई भी चीज़ खरीदते हैं या कोई भी प्रोडक्ट अगर इलेक्ट्रॉनिक हो या कैसे भी हो, तो उसका वारंटी पीरियड एंड गारंटी पीरियड रहता है ना. हाँ, सो ये चेंज क्या है, तो ये कंज्यूमर्स के बारे में और कंज्यूमर्स के लिए एक अच्छा सिनेरियो हमें देखने के लिए मिलता है. नेक्स्ट हमें देखने हैं, तो ये जो कैविएट वेंटिलेटर के बाद हमें देखने हैं कि ये लोगों में एक तरह की जागरूकता आई है, और ये जागरूकता की वजह से हमें क्या देखने के लिए मिलता है, तो लोगों को उनके राइट्स के बारे में मीन्स थोड़ी बहुत जानकारी होने लगी है. तो हमें इसमें इसके लिए देखना है कि कंज्यूमर राइट्स, एंड कंज्यूमर राइट्स में हमें देखना है कि फर्स्ट वन है इंटरनेशनल सिनेरियो. ये जो कंज्यूमर राइट्स है, इसका इंटरनेशनल सिनेरियो किस तरह से है या किस तरह से वर्ल्ड में इनका ओरिजिन और एग्जिस्टेंस हुआ. सो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो ऑन 15 मार्च 1962 the bill for consumer rights was moved in US Congress by President John F. Kennedy. सबसे पहले यूएस की कांग्रेस में ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया, और इस बिल में क्या बताया गया, इफ अ कंज्यूमर इज ऑफर्ड इंफीरियर प्रोडक्ट, अगर कोई कंज्यूमर इंफीरियर प्रोडक्ट खरीदता है, या इफ प्राइसेस आर exorbitant and if the drugs are unsafe or worthless, अगर मेडिसिन से ड्रग्स है तो वो अनसेफ है और वर्थलेस है, एंड इफ द कंज्यूमर इज अनेबल टू चूज ऑन इन्फॉर्म बेसिस, अगर कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट खरीदना है वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए क्या नहीं है, तो राइट टू चूज या चूज करने का, या उनको राइट टू इन्फॉर्म, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उसके बारे में जानकारी लेने का राइट नहीं है, एंड देन हिज डॉलर इज वेस्टेड, अगर ये सब नहीं है तो उसके पैसे क्या होते हैं, वेस्ट हो जाते हैं. सो हिज हेल्थ एंड सेफ्टी में बी थ्रीटन एंड नेशनल इंटरेस्ट सफर्स, अगर उसके पैसे वेस्ट हो जाते हैं तो उसकी सेफ्टी की और उसके सेफ्टी को भी अगर खतरा होता है, तो ऐसे सिचुएशन में नेशनल इंटरेस्ट सफर. इट मीन्स उस कस्टमर का एज वेल एज नेशन का इंटरेस्ट भी क्या होता है, सफर होता है. सो यहाँ पे जॉन एफ कैनेडी इसके लिए फर्स्ट बिल जो इंट्रोड्यूस किया था इन 1962. देखो 15 मार्च 1962 में ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था. सो इसलिए 15 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड कंज्यूमर डे. वर्ल्ड कंज्यूमर डे इज 15 मार्च 1962. So the John F. Kennedy equated the right to the ordinary American. So first क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिल और अमेरिकन कांग्रेस में
क्या किया गया, तो इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसकी वजह से हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि इसका ओरिजिन हमें कहीं ना कहीं पे यूएस की कांग्रेस में या यूएस में देखने के लिए मिलता है। सो जॉन एफ कैनेडी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस 4 बेसिक राइट्स फॉर द कंज्यूमर, अमेरिकन कंज्यूमर। अमेरिका के लोगों के लिए 4 बेसिक राइट जो है वो उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किए इंट्रोड्यूस किए, जिसमें फर्स्ट था द राइट टू सेफ्टी, another one the right to choose, and third one the right to information, and fourth one right to be heard. So Kennedy recognized that consumers are largest economic group, पता है ना। अगर देखो जस्ट इमेजिन दैट, अगर एक दिन हम लोग कुछ भी नहीं खरीदते क्या होगा? स्टूडेंट्स, आर यू हियरिंग? हाँ, सो जस्ट इमेजिन दैट कि हम लोग अगर खरीदते नहीं तो क्या होगा? मार्केट लॉस होगा ना, मार्केट बंद रहेगा, इसका इफेक्ट इकोनॉमी के ऊपर भी होगा। सो ये सारे इम्पैक्ट, और इससे क्या होगा? तो नेशन का इंटरेस्ट सफर होगा। सो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि कैनेडी रिकॉग्नाइज दैट कंज्यूमर्स एंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक ग्रुप है। सो इनका इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, और इनको बोलना है किसी को कुछ? सो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है? तो इस तरह से इनके कंट्री का इकोनॉमी का बहुत सारा मीन्स सारी पॉपुलेशन, देखो ईच एंड एवरी पर्सन इज अ कंज्यूमर, कोई ना कोई अपने लाइफ में कुछ ना कुछ तो खरीदता है। रोजमर्रा की जिंदगी बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, तो ऑब्वियसली हम सब क्या है? एज ए कंज्यूमर ही है। सो ये अगर पूरे की पूरी नेशन की पॉपुलेशन अगर कंज्यूमर है तो ये क्या है? एक लार्जेस्ट इकोनॉमिक ग्रुप है। एंड बट दे वर also the only important group who were not effectively organized, but ऐसे ये कैसे हैं? ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे। सो ये जो 15 मार्च 1962 में क्या क्या किया गया? तो सबसे पहले जॉन एफ कैनेडी ने ये जो बिल है कंज्यूमर की राइट से रिलेटेड, फर्स्ट टाइम he introduced in US Congress. After that, after 13 years later, President Gerald Ford, यूएस के ही प्रेसिडेंट गेराल्ड फोर्ड felt that 4 rights constituted in Canada's Bill of Rights were inadequate. ये जो 4 राइट दिए गए ये कैसे इनएडिकेट है? सो ही एडेड अनदर राइट इन that rights. So this fifth one is right to consumer education. राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ये जो राइट है ये प्रेसिडेंट गेराल्ड फोर्ड ने इसमें और ऐड किया। इस तरह से वहाँ के कंज्यूमर्स के लिए 5 राइट दिए गए। देन इसके बाद में अगर हम लोग देखते तो धीरे धीरे इसमें बेसिक नीड्स, हेल्दी एनवायरनमेंट एंड राइट टू रिड्रेस ये भी ऐड होते गए। देन अगर हम लोग देखते हैं इस तरह से सबसे पहले इसका ओरिजिन हमें यूएस में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग देखते तो कंज्यूमर इंटरनेशनल जो है ये एक वर्ल्ड लेवल के ऊपर चलने वाली क्या है? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंज्यूमर्स है, और इसका जिसे ही IOCU कहा जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंज्यूमर यूनियंस। और ये क्या है? तो एक ऐसी बॉडी है कि जो पूरे एक अम्ब्रेला के अंदर काम करती है, और इसकी 240 ऑर्गेनाइजेशन इन ओवर 100 सिटीज, 100 कंट्रीज में 240 ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कंज्यूमर इंटरनेशनल के हैं। और टोटल वर्ल्ड के कंज्यूमर्स को क्या देने का? प्रोटेक्ट करने का, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का राइट जो है वो उन्हें देती है। सो इस तरह से हमें क्या देखने के मिलता है कि टोटल 8 जो राइट्स है वो वर्ल्ड लेवल पे हमें देखने के लिए मिलते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है बेसिक नीड्स है, सेकेंड वन है राइट टू सेफ्टी, थर्ड वन है राइट टू इंफॉर्मेशन, फोर्थ वन है राइट टू चूज, फिफ्थ वन है रिप्रेजेंटेशन, सिक्स्थ वन है राइट टू रिड्रेस, सेवेंथ वन है कंज्यूमर एजुकेशन, एंड एट वन है हेल्दी एनवायरनमेंट। इस तरह से 8 राइट जो है वो हमें नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे देखने के लिए मिलते हैं। So the charter had universal significance as they symbolize the aspiration of the poor and the aspiration of the disadvantaged and poor people. So on this basis, the United Nations in April 1985 adopted its guideline for consumer protection. कंज्यूमर एजुकेशन ने यूनाइटेड नेशन ने क्या किया? तो कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गाइडलाइंस दी
है। और मैंने जैसे पहले ही कहा कि 15 मार्च को एज अ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के नाम से मनाया जाता है फ्रॉम 1983। नेक्स्ट हमें देखना है कि ये जो टाइप्स ऑफ कंज्यूमर राइट, जैसे मैंने अभी कहा कि हम लोग क्या है कि 8 राइट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे हमें कंज्यूमर्स के लिए दिए हुए हैं, वो देखने हैं। सो फर्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, इसमें फर्स्ट वन है राइट टू बेसिक नीड्स। हाँ, राइट टू बेसिक नीड्स, जैसे ईच एंड एवरी पर्सन हैज basic needs. So access to food, water, shelter are the basic of any consumer's life. अगर किसी भी पर्सन को जीना है तो इतनी चीजें तो जरूरी ही रहती है। So without these fundamental amenities, life cannot exist. And a very crucial objective of consumer right is to ensure that consumers have an assured food supply, safe and permanent dwelling, and basic amenities of the life like sanitation, potable water and power supply. अगर हर कोई पर्सन जीता है तो जीने के लिए ये जो बेसिक एमिनिटीज है, ये बेसिक एमिनिटीज की जरूरत रहती है, और ये हर एक पर्सन को एज ए इंडियन सिटीजन होने के नाते मिलने जरूरी है। सेकेंड वन इज द राइट टू सेफ्टी। सो द राइट टू सेफ्टी इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स विच आर हैजर्डस टू आवर हेल्थ और लाइफ। देखो, मार्केट में कुछ ऐसी भी चीजें बेचने के लिए आती है कि जो हमारे हेल्थ के लिए हैजर्डस रहती है। तो ऐसे अगर किसी के साथ इस तरह का थ्रीट होता है, किसी के लाइफ को थ्रीट क्रिएट होता है, या किसी के लाइफ को हैजर्ड क्रिएट होता है, एट दैट टाइम दैट कंज्यूमर इज यूजिंग द राइट टू सेफ्टी। देन थर्ड वन है द राइट टू इंफॉर्मेशन। देखो, अगर हम लोग मार्केट में जाएंगे और जो भी दुकानदार है, शॉपकीपर है, वो अगर चीज देगा और हम लोग उठा के लाएंगे तो चलेगा क्या? Just imagine that you want to buy a mobile. Are you there? हाँ, सो अगर आपको एक मोबाइल खरीदना है तो आप क्या करोगे? शोरूम से वो जो देंगे वो मोबाइल लेकर आओगे क्या? हाँ, आप क्या करोगे? आपकी चॉइस चॉइस का मोबाइल खरीदोगे ना। जो भी सेल फोन, इफ यू वांट एनी सेल फोन दैट टाइम, आप क्या करोगे? आप पहले से आपके दिमाग में रहेगा कि मुझे ये कंपनी का ये मॉडल लेना है। आप सब डिसाइड करके जाते हो ना। उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आप कहाँ से लेते हो? नेट से लेते हो या किसी अपने फ्रेंड से लेते हो? आप पूछते हो 4 लोगों से कि अरे मैं कौन सा, मुझे मोबाइल लेना है तो मैं कौन सा लूँ, या उसके बारे में पहले आपको जानकारी रहती है, और उसके बाद आप क्या करते हो तो वो चीज़ खरीदते हो। सो द राइट, ये राइट मीन्स ये राइट जो है वो कंज्यूमर को है, द राइट टू इंफॉर्मेशन। कोई भी चीज खरीदने से पहले उसकी जानकारी लेना। सो टू इट दिस राइट इज टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फ्रॉडुलेंट, डिसेटफुल और ग्रासली मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। शॉपकीपर क्या करते हैं? देखो, ऐसी चीज बेचने की ये करते हैं, ऐसी चीज वो बेचना चाहते हैं कि जिसकी वजह से उनको ज्यादा प्रॉफिट मिले। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, तो हर एक कंज्यूमर ने अवेयर रह के सोच में, अपने होशो आवाज में क्या करना है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन का यूज करके कोई भी चीज और प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी जानकारी लेने के बाद ही खरीदना है, और ये राइट हर एक कंज्यूमर को है। अनदर वन इज द राइट टू चूज। हर एक पर्सन को क्या है, हर एक कंज्यूमर को राइट टू चूज है कि इफ ही और शी वांट टू बाय एनी प्रोडक्ट दैट टाइम there is the right to choose for each and every consumer. So this right to be assured wherever possible access to the variety of products and services at competitive prices. आप क्या करते हो? कोई भी चीज खरीदने से पहले कॉम्पिटिटिव प्राइसेस मीन्स दो दो तीन शॉप में जाकर पहले करते, यहाँ पे कितने में इसमें अमेजोन के ऊपर इसकी प्राइस क्या है, फ्लिपकार्ट के ऊपर इसकी प्राइस क्या है, मिंत्रा के ऊपर इसकी प्राइस क्या है, शॉप में इसकी प्राइस क्या है, आप सारी जानकारी लेते हो ना। और उसके बाद आप क्या करते हो, तो आपको जो चाहिए वो प्रोडक्ट चूज करते हो। सो एंड इन दोज इंडस्ट्रीज वेयर competition is not workable and government regulation is substitute and assurance of satisfactory quality and service at fair prices. सो हर एक कंज्यूमर को ये राइट टू चूज है, वो उसे जो चाहिए वो प्रोडक्ट वो खरीद चूज कर सकता है।
देन अनदर वन, इसके ऊपर कोई भी शॉपकीपर और कोई भी शोरूम के जो ओनर है वो कोई भी क्या नहीं तो जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते. Another one is the right to be heard. So it's to be assured that consumer interest will receive full and sympathetic consideration. क्या है? Full and sympathetic consideration in the formation of government policy and fair and expeditious treatment in its administrative tribunals. अगर कोई पर्सन कोई भी चीज़ और प्रोडक्ट खरीदता है और ऐसे कंडीशन में अगर वो प्रोडक्ट फ्रॉडुलेंट निकलता है, इफ द सर्विस इज नॉट गुड फॉर द कस्टमर और कंज्यूमर, और द सर्विस इज not safe for the consumer, that time that person or that consumer can go use his or her right, the right to be heard. ये राइट वो यूज कर सकता है और ट्रिब्यूनल्स में जाकर उनकी कंप्लेंट कर सकता है. अनदर वन इज राइट टू रिड्रेस. हाँ, इफ द पर्सन और इफ दैट पर्सन कैन कंप्लेंट इन कंज्यूमर कोर्ट, so that time and the result is in the side of that consumer, that time the product is the redressal mechanism is given here to the consumer. इट मीन्स अगर कोई प्रोडक्ट और कोई सर्विस फ्रॉडुलेंट निकलती है, खराब निकलती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जा सकता है? तो राइट टू रिड्रेस का यूज करके एनी कंज्यूमर लॉज विदाउट द इफेक्टिव रिड्रेसल मैकेनिज्म विल बी लाइक अ टाइगर विदाउट टीथ. अगर देखो, प्रोडक्ट अगर खराब निकलता है तो कंप्लेंट तो करेंगे, और कंप्लेंट करने के बाद अगर उनको रिड्रेसल नहीं मिलेगा, कंपनसेशन नहीं मिलेगा, तो उस राइट का कुछ यूज है क्या? नहीं. इसके लिए ईच एंड एवरी कंज्यूमर को राइट टू रिड्रेस दिया हुआ है. देन नेक्स्ट वन है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. इतने सारे राइट है, कितने आप में से कितने लोगों को ये राइट्स पता थे? आवाज नहीं आ रही है आपकी. आप में से कितने लोगों को ये राइट्स पहले से पता थे? हाँ, हाँ, पता थे पर डीपली पता नहीं थे. अनदर वन. हाँ, हाँ, मराठी मीडियम ना, देन अटेंड अनदर लेक्चर ना, अनदर लेक्चर ऑफ मराठी मीडियम. आपके ग्रुप के ऊपर मैसेज आएगा, देखो ना. हम्म. नहीं, देर इज अनदर लेक्चर ऑफ मराठी मीडियम ऑल्सो देर फॉर मराठी मीडियम स्टूडेंट. ओके. ओके. हाँ, यू कैन लिव. If you want to hear here, then here, but another lecture also for you in Marathi medium. Okay? Okay. Okay. सो इट मीन्स आप लोगों को ये राइट्स पता थे, कुछ लोगों को पता थे, कुछ लोगों को नहीं पता थे. बट ये राइट देखो, छोटे बच्चे से लेकर हम लोग क्या, एटलीस्ट हम लोग पेन तो खरीदते हैं, एटलीस्ट हम लोग बुक तो खरीदते हैं, और उसके ऊपर लिखा रहता है कि ऑल टैक्सेस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा रहता है ना. तो हम सारे लोग पे करते हैं ना इसके लिए. एज वेल एज हम लोग कोई भी चीज खरीदते हैं, टैक्स पे करते हैं. एज वेल एज हम लोग कोई भी चीज खरीदते हैं, एट द टाइम वी आर पेइंग मनी देयर. So, and each and every rupee of our मम्मी और पापा, ये कैसे रहता है, इम्पोर्टेंट रहता है. सो ये जो राइट्स हैं, इतने सारे राइट्स है, वो सब लोगों को पता नहीं थे, आप में से कुछ लोगों को पता नहीं थे. इसके लिए उन सारे लोगों को, सोसाइटी के लोगों को, एज वेल एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अभी आप इंडियन सिटीजन हो तो आपको क्या है, राइट्स की जानकारी होना जरूरी है. इसके लिए राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ये जो राइट है वो राइट दिया हुआ है. So consumer education powers consumers to exercise their consumer rights, and it is perhaps the single most powerful tool
that can take consumers from their present disadvantageous position to one of the strength in the marketplace. अगर मार्केट में जाने से पहले अगर इन राइट्स की जानकारी नहीं है तो राइट्स होकर कुछ फायदा नहीं है. इसके लिए राइट टू एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और नीडफुल हियर. अनदर वन इज द राइट टू सेफ एनवायरनमेंट. हम लोग जिस एनवायरनमेंट में जीते हैं वहाँ पे अच्छा एंड हेल्दी एनवायरनमेंट मिलना ये हमारा राइट है. सो कंज्यूमर शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एनवायरमेंटल पोल्यूशन बाय यूज ऑफ एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड इफेक्टिव measures to curtail environmental pollution. So इस तरह से ये 8 राइट्स जो हैं वो 8 राइट्स हमने यहाँ पे देखे हैं. नेक्स्ट हमें देखना है कि कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर हम लोग क्या करते हैं मार्केट में जाते हैं तो एज ए कंज्यूमर जाते हैं तो हमें क्या देखना जरूरी है कि कंज्यूमर राइट्स और कंज्यूमर्स की जानकारी कंज्यूमर्स के बारे में जानकारी होना जरूरी है. या कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी है इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है. अगर कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उनको पता नहीं है तो इस एट दैट टाइम बहुत सारे इश्यूज वहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं. तो what which are the consumers responsibility? तो फर्स्ट वन है कंज्यूमर नीड टू ट्रेड कॉशियसली इन द मार्केट प्लेस. जब हम मार्केट में जाते हैं तो कॉशियसली ट्रेडिंग करना है. सो दे शुड एम्पावर देमसेल्व्स बाय नोइंग द लॉ. तो कंज्यूमर को उनके लिए कौन से लॉ है वो लॉ पहले से पता होना जरूरी है. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक कंज्यूमर की कि वो जानकारी उनको पहले से होनी चाहिए. अनदर वन कंज्यूमर मस्ट मेक एवरी एफर्ट टू इन्फॉर्म हिमसेल्फ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज. जो भी प्रोडक्ट और खरीदने के लिए जा रहे हैं या मार्केट में जा रहे हैं एट दैट टाइम उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी और सर्विस जो है सर्विस के बारे में प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना. इसके लिए जो भी एफर्ट्स है वो एफर्ट्स कंज्यूमर ने लेने चाहिए. ना कि कोई अगर वो सेलर देता है और हम लोग लेकर घर पे आ जाए. अनदर वन कंज्यूमर मस्ट मेक अ कॉशियस एफर्ट टू रिड्यूस कंजप्शन. कहने का consumer must make a conscious effort to reduce consumption and choose environmental friendly alternatives and conserve energy. Safe waste disposal is a consumer's prime responsibility. क्या है कि जो कंजर्व एनर्जी को कंजर्व करना, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करना एज वेल एज सेफ जो भी चीज़ हम लोग खरीदते हैं उसका डिस्पोजल उसका जो वेस्ट है वेस्ट डिस्पोजल अच्छी तरह से करना ये हर एक कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अनदर बिकॉज हम लोग क्या है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी इम्पैक्ट है वो हमें देखने की मिलते हैं ना. कभी भी बारिश आ रही है तो ये सारे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है. सो इसको अगर प्रॉपर करना है तो कंज्यूमर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान में रखना जरूरी है. अनदर वन 4R जिसमें हम लोग उनको रिड्यूस रिसाइकल रिफ्यूज एंड रीयूज ये यूज करने कोई भी प्रोडक्ट है उसको हम लोग किस तरह से कम उसका यूज कर सकते हैं उसको रिसाइकल किस तरह से कर सकते हैं. अगर वो ज़्यादा हैजर्डियस है तो उसको किस तरह से रिफ्यूज कर सकते हैं एज वेल एज उन जो प्रोडक्ट है उनको रीयूज किस तरह से करते हैं इनके बारे में सोचना ये कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड इट इज ऑल्सो कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर सपोर्ट एंड एनकरेज द यूज ऑफ सेफर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट. हर एक पर्सन ने सेफर एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को चूज करना है. अनदर वन द कंज्यूमर मूवमेंट नीड्स टू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर्स to lobby with the government pressure and the market to deliver better quality and to support consumer rights campaigns. Another one, young consumers have responsibility to shun and junk food. यंग कंज्यूमर्स हो ना आप भी यंग कंज्यूमर्स हो ना तो शंक फास्ट फूड जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए. एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट होना चाहिए. देन फायर क्रैकर्स का यूज़ स्टॉप करना चाहिए और पॉल्यूटिंग एजेंट से उनका यूज़ स्टॉप करना चाहिए. एंड पेपर को सेव करना है ताकि जिसकी वजह से कम ट्रीज कट हो सकती हैं. तो इस तरह से कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. देन हमें नेक्स्ट देखना है कि देर आर वेरियस कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज इन इंडिया. अब आजकल जो हमें देखने के लिए मिलते हैं ये जो राइट्स मिले इसके पहले क्या है ये तो करंट सिनेरियो हुआ इज बट इसके पहले भी हमें देखने के लिए मिलते हैं कि बहुत सारे जो लॉज है वो लॉज यहाँ पे कंज्यूमर्स के लिए दिए गए हैं जिसमें फर्स्ट वन है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ये क्या करता है 1872 का जो लॉ है वो हमें प्रोटेक्ट करता है ऑफर्स प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स बाय डिक्लेयरिंग दोज कॉन्ट्रैक्ट विच आर द रिजल्ट ऑफ फ्रॉड misinterpretation and coercion and undue influence as terminable at the option of the party aggrieved. Besides, the damage can also be claimed. अगर कोई प्रोडक्ट फ्रॉडुलेंट है एज वेल एज
अगर मिस इंटरप्रिटेशन किसी का हुआ है तो ऐसी कंडीशन में ये यूज किया जा सकता है। अनदर वन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। 1930 का ये एक्ट जो है ना, ये क्या क्या कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो इट्स प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स बाय सब्जेक्टिंग एवरी कॉन्ट्रैक्ट और सेल एंड परचेस ऑफ गुड टू सर्टन कंडीशन एंड वारंटी। सर्टन कंडीशन एंड वारंटी के साथ हम लोग वो गुड खरीदते हैं। सो सेल बाय अ पर्सन नॉट हैविंग अ क्लियर टाइटल entitles the buyer to full refund of price. But buyer is also protected by latent defects in the goods, means rendering the unmerchantable. So likewise, good not corresponding to sample can be returned. हमें क्या देखना है कि सब्जेक्ट एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। जैसे हम लोग कोई भी चीज खरीदते हैं ना, तो देर इज अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट विद द सेलर। बायर का सेलर के साथ अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये क्या करता है, तो सेव करता है। अनदर वन एगमार्क। एगमार्क एक्ट जो है वो 1937 का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट और एग्रीकल्चर ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937। और ये क्या करता है, तो इट्स एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है ना, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अगर इसमें कुछ फॉल्ट है या प्रॉब्लम है, तो इससे प्रोटेक्ट करने का काम जो है ना, वो इस एगमार 1937 के एक्ट करता है। अनदर वन द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। It aims at protecting the consumer, regulating the manufacture, import, sale and innovation। कि जो भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स है ना, तो इनका मैन्युफैक्चरिंग, इनको इंपोर्ट करना, उनका सेल करना वो सेफली और इसको कंट्रोल करने का काम इस एक्ट के तहत होता है। अनदर वन द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। adulteration of food prevention of food adulteration act। So this designed to eradicate the evil of food adulteration and to ensure purity in the articles of food। हम लोग लेते हैं ना, कभी कभी सूजी लेते हैं तो उसमें आयरन के कण रहते हैं, एज वेल एज राइस में कंकर रहते हैं, दाल चावल में कंकर रहते हैं। तो ये जानबूझकर उनका वेट बढ़ाने के लिए इस तरह की माल प्रैक्टिसेस की जाती है। सो फॉर स्टॉपिंग दैट माल प्रैक्टिसेस, the Food Adulteration Act is there। Another one is the Essential Commodities Act 1955। Essential Commodities Act, जीवनावश्यक वस्तु कायदा। So it's for example empowers the central government to regulate production, supply, distribution, storage, transport and price etc. of essential commodities। जीवनावश्यक जो चीजें हैं ना, उनका ट्रांसपोर्ट, उनकी प्राइस, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका स्टोरेज कंट्रोल करने के लिए क्या है, तो ये एक्ट पास किया गया है। द नेक्स्ट वन है द ट्रेड मर्चेंडाइज एक्ट 1958। इट्स ऑफर प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर्स बाय प्रिवेंटिंग द यूज ऑफ फ्रॉडुलेंट मार्क्स। द नेक्स्ट वन है MRTP एक्ट। MRTP एक्ट 1984। So this acquired the status of consumer protection legislation in the interest of the consumer, and it seeks to check monopolies, monopolistic trade practices, restrictive trade practices and unfair trade practices। अनफेयर प्रैक्टिसेस जो प्राइस से रिलेटेड हैं, जो अगर मार्केट में या कोई सेलर करता है तो ये एक्ट उनको क्या करता है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। अनदर वन स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 1985। 1985 का ये क्या करता है, तो स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर। देखो कभी कभी वेट एंड मेजर जो है ना फॉल्टी रहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये एक्ट क्या करता है, तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। एंड द अनदर वन इज द लेटेस्ट कंडीशन टू लेजिस्लेशन इज द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। इट इज ऑल्सो फॉर द कंज्यूमर। तो ये सारे जो राइट्स है वो कंज्यूमर को दिए हुए हैं। देन हमें नेक्स्ट देखना है कि फ्यूचर्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इस तरह से क्या है, तो पहले राइट कंज्यूमर्स के लिए, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के राइट्स थे। अभी एक मेन जो राइट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये एक्ट हमें देखना है। और जिसमें अगर हम लोग देखते हैं द राइट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 फ्लो फ्रॉम द राइट्स एंशन्ड इन द आर्टिकल 14 and right to equality to 19 and right to freedom of the Constitution of India and the right to information act RTI act, and which has opened up governance process of our country to common public। आजकल क्या है, अगर हम लोग इस डेमोक्रेसी में रहते हैं तो डेमोक्रेसी में
लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बिकॉज लोग जब तक चाहिए तब तक वो किसी पावर को या गवर्नमेंट में रख सकती है। जब लोग कहते हैं कि हमारे लिए सही नहीं, तो नीचे लाने का काम भी लोग ही करते हैं। सो द गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, पीपल इज नॉट फॉर द गवर्नमेंट। तो इसके लिए कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या दिया गया है, ये जो 1986 का जो राइट है वो पास किया गया, जिसमें अगर हम लोग फर्स्ट देखते हैं तो डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर जो है ना, द फर्स्ट टाइम इस एक्ट में इंडिया में दी गई। सो द एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम डिफाइंड द वर्ड कंज्यूमर एंड कन्फर्ड एक्सप्रेस एडिशनल राइट्स ऑन हिम। सबसे पहले कंज्यूमर ये जो वर्ड है इस एक्ट में यूज किया गया। द नेक्स्ट वन है राइट्स रिकॉग्नाइज। ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, इसमें इंडिया में इस एक्ट के तहत 6 राइट जो है कंज्यूमर्स के वो इंट्रोड्यूस किए गए, रिकॉग्नाइज किए गए, जिसमें क्या कौन कौन से हैं, तो कंज्यूमर राइट टू कंज्यूमर्स, राइट टू नेमली, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चॉइस, राइट टू रिप्रेजेंटेशन, राइट टू रिड्रेस एंड राइट टू safety, right to information, right to choose, right to representation, right to redress and consumer education. So ये 6 राइट जो हैं वो फर्स्ट टाइम इस एक्ट में 1986 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, CPA जिसे कहा जाता है, इसमें क्या किए गए हैं, तो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए गए हैं। देन नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि कवरेज, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इसका कवरेज कहाँ तक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं इसका कवरेज, अगर हम लोग देखते हैं तो ये दिस एक्ट इज एप्लीकेबल फॉर द इन ऑल इंडियन सिटीजन, इंडिया के सारे लोगों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फिर क्या है, तो ये जो राइट्स है और ये जो एक्ट है वो पास किया गया है वो इंडियन पीपल के लिए, एंड इट कवर्स ऑल द सेक्टर्स, प्राइवेट पब्लिक एंड कॉरपोरेटिव, ऐसे सारे सेक्टर में ये जो राइट है ये और ये जो एक्ट है वो एक्ट कवर करता है। द नेक्स्ट वन है प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स, So the act seeks to promote and protect the interest of consumer against deficiencies and defects in goods. देखो अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर फ्रॉडुलेंट निकलता है या तो कोई प्रॉब्लम या कोई फॉल्ट होता है, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि ये जो राइट्स है वो राइट्स प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, राइट्स से प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है, तो ये एक्ट करता है। इस एक्ट के तहत 6 राइट जो हैं वो कंज्यूमर्स के लिए दिए हुए हैं। देन नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं इसमें तो वो है कोड्स। इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत कंज्यूमर कोड्स बनाए गए, इसके बारे में आपने सुना है क्या? कंज्यूमर कोड्स के बारे में सुना है? ग्राहक मंच के बारे में सुना है? हाँ हाँ, ओके हाँ। सो हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर उनके साथ कोई मिस इंटरप्रिटेशन होता है या तो कोई फ्रॉडुलेंट प्रोडक्ट उनको मिलता है या तो कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट उनको मिलता है और उनका अगर डॉलर या मनी अगर वेस्ट होता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और क्या किया गया, उनका राइट टू बी हर्ड ये राइट यूज करके वो कंज्यूमर कोर्ट्स में अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। सो इट प्रोवाइड्स एडजुडिकेटरी अथॉरिटीज विच आर एम्पावर्ड टू डील विद द कंज्यूमर कंप्लेंट्स। मीन्स इस तरह के जो मैकेनिज्म है ये अथॉरिटी एस्टेब्लिश की जाती है कि जिसकी वजह से कंज्यूमर क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन है कंपेंसेशन। सो द प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर कंपेंसेटरी इन नेचर। ये इस एक्ट की प्रोविजन कैसे है, कंपेंसेटरी है, कंपेंसेटरी, एंड दिस मीन्स दैट द कंप्लेंट विल बी गिवन कंपेंसेशन इफ द कंज्यूमर कोर्ट्स इज रूल इन हिज फेवर। अगर कोई कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट करता है कंज्यूमर कोर्ट में, उसके साथ जो भी गलत हुआ है, प्रोडक्ट जो गलत अगर उसको मिला है, तो अगर वो कंप्लेंट करता है तो ऐसे कंडीशन में उसे क्या, और उसका रिजल्ट अगर उस कंज्यूमर के बारे में कंज्यूमर के साइड में आता है, तो उसके लिए उसको कंपेंसेशन दिया जाता है। अभी कंपेंसेशन किस टाइप का रहता है हमें नेक्स्ट देखना ही है।
देन नेक्स्ट वन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। क्या यहाँ पे क्या है, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है वो ओपन किए गए। सो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। हाँ, इस तरह के कंज्यूमर काउंसिल्स ओपन किए गए हैं। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस काउंसिल्स आर नॉट टू हेल्प रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को हेल्प करना ये नहीं है, इन अडॉप्टिंग एंड रिव्यूइंग पॉलिसीज फॉर प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर के राइट्स से रिलेटेड जो पॉलिसीज है उनको प्रमोट करना इसके लिए है। सो द कंपोजिशन ऑफ दिस कंज्यूमर काउंसिल्स आर ब्रॉड बेस्ड and the citizen and organization representing different interest groups having implication the consumer right protection are members of these councils, and then main objective of these councils is to promote and protect rights and interests of the consumers in this society. सोसाइटी में जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको क्या करना, प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ये देखने के लिए मिलता है, प्रोटेक्ट करने का काम यहाँ पे किया जाता है और ये कंज्यूमर कोर्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोविजन। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोविजन जो है वो दी गई है। ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोविजन अगर हम लोग देखते हैं तो किस तरह से, द प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर एडिशन टू एंड नॉट द डेरोगेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। हाँ, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो ये देखने के लिए मिलता है कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोविजन जो है वो कंज्यूमर के लिए दिए गए हैं। और ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोविजंस किस तरह से हैं, तो सबसे पहले देखो किस तरह से है। तो आप लोगों को ये पता होगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंज्यूमर कोर्ट्स रहते हैं, पता है ना, कंज्यूमर कोर्ट्स, ग्राहक मंच। हाँ हाँ हाँ। सो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है, अगर किसी भी पर्सन ने अगर कोई चीज खरीदी है अगर कोई चीज खरीदी है, इट मीन्स इफ एनी कंज्यूमर बाय एनी प्रोडक्ट विच जिसके प्राइस कितनी है, तो 20 लाख है, 20 लाख तक, मीन्स 1 रुपी टू 20 लाख तक जिस प्रोडक्ट की प्राइस है और उसमें कुछ गलत हुआ है, इफ द प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव, दैट टाइम दैट पर्सन कैन अप्लाई और रजिस्टर हिज और हर कंप्लेंट टू द कंज्यूमर कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो क्या करता है, तो अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। बट उसका नुकसान और लॉस कितने तक का होना चाहिए, लॉस कितने तक का होना चाहिए। हाँ, गुड। क्या है कि अगर लॉस 1 रुपीज टू 20 लाख, अप टू 20 लाख तक है, तो दैट पर्सन कैन रजिस्टर हिज कंप्लेंट टू द कंज्यूमर कोर्ट। हाँ, कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट करने के बाद अगर उसके साइड में रिजल्ट नहीं आता है, तो अगर उसके साइड में रिजल्ट नहीं आता है तो दैट पर्सन कैन अपील टू द स्टेट कमीशन। वो पर्सन कहाँ पे कंप्लेंट करेगा, रजिस्टर करेगा स्टेट कमीशन में। एंड at the state capital we deal with the appeals as well as complaint between 20 lakh and 1 crore, means 20 lakh and 1 crore के बीच में अगर पर्सन का लॉस है, कितना, 20 लाख टू 1 करोड़। देखो 20 लाख तक है तो वो कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहता है, एम आई राइट। आफ्टर दैट अगर कोई प्रोडक्ट है उसका जो फ्रॉडुलेंट या प्राइस है और अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम या इशू हुआ है, इफ द प्रोडक्ट और सर्विस इज फ्रॉडुलेंट एंड दैट टाइम द लॉस इज from 20 lakh to 1 crore, that time that person can register his complaint to the state commission। स्टेट कमीशन के पास वो डायरेक्टली जाएगा, वो कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जाएगा। कंज्यूमर कोर्ट में जब लॉस भी 20 लाख का है तब तक ही, 20 लाख का है ना, तो कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा। बट 20 लाख से लेकर अगर 1 करोड़ तक है तो डायरेक्टली ही और शी कैन अप्लाई रजिस्टर हिज कंप्लेंट to the state commission। and another is
जिसका लॉस 20 लाख का है, उसको अगर वहां पे जस्टिस नहीं मिलता है, दैट टाइम ही और शी कैन अपील टू द स्टेट कमीशन। मीन्स दो रास्ते हैं, अगर 20 लाख का है उसका वो ही और शी कैन अपील टू द स्टेट कमीशन, एज वेल एज जिनका लॉस 20 to 1 करोड़ तक है, वो स्टेट कमीशन को क्या करेंगे, तो अपील करेंगे। देन नेक्स्ट वन है कि स्टेट कमीशन को अपील करने के बाद अगर उनको वहां पे जस्टिस नहीं मिला है, तो दैट टाइम ही और शी कैन अप्लाई टू द नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन जो कंज्यूमर से रिलेटेड नेशनल कमीशन है, वहां पे अपील करेंगे। एंड वो कहाँ पे है, एट न्यू दिल्ली है, जो सॉरी न्यू दिल्ली में नेशनल कमीशन है, वहां पे कंप्लेंट सॉरी अपील करेंगे। एज वेल एज इफ द लॉस इज अबव 1 करोड़, if the loss is above 1 crore, that time that person can register his complaint to the national commission। और देखो, नेशनल कमीशन में भी उनको जस्टिस नहीं मिलता है, तो दैट पर्सन कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। एंड यू नो दैट सुप्रीम कोर्ट इज हायर अथॉरिटी इन इंडिया, पता है ना? हाँ, ओके। सो क्या है, अगर 20 लाख तक अगर लॉस है, दैट टाइम पर्सन कैन अपील टू दी रजिस्टर्ड कंप्लेंट टू द कंज्यूमर कोर्ट। हाँ, इफ द कंज्यूमर कोर्ट इज अपील और स्टेट कमीशन, मीन्स उसको अगर वहाँ पे जस्टिस नहीं मिलता है, तो ही और शी कैन अपील टू द स्टेट कमीशन। एज वेल एज इफ द लॉस इज बिटवीन 20 lakhs to 1 crore, that time that person can register his or her complaint to the स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन के पास अगर जस्टिस नहीं मिलेगा, तो नेशनल कमीशन के पास कंप्लेंट करते हैं। एज वेल एज जिनका लॉस 1 करोड़ से ज्यादा है, वो भी नेशनल कमीशन के पास कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, मीन्स अगर वहां पे जस्टिस नहीं मिलता है, दैट टाइम वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। चलो नेक्स्ट वन है रिलीफ्स अवेलेबल टू दी कंज्यूमर्स, कि अगर इस तरह की कंज्यूमर कंप्लेंट होने के बाद अगर रिजल्ट अगर कंज्यूमर के बारे में कंज्यूमर की साइड में मिलता है, तो वहाँ पे कौन कौन से रिलीफ्स और कंपेंसेशन दिया जाता है। तो फर्स्ट वन रिलीफ्स है कि रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स फ्रॉम द गुड्स, जिस प्रोडक्ट में वो डिफेक्ट है वो रिमूव करके दिया जाता है। अनदर वन रिप्लेसमेंट ऑफ द गुड, अगर प्रोडक्ट खराब है तो उसकी जगह पे रिप्लेस करके दिया जाता है। एज वेल एज रिफंड ऑफ द प्राइस पेड, जो भी प्राइस पे की है वो प्रोडक्ट के बदले में रिफंड की जाती है। एज वेल एज अवार्ड ऑफ कंपेंसेशन फॉर द लॉस और इंजुरी सफर्ड, अगर किसी का लॉस हुआ है या कोई सफर हुआ है या तो किसी को कोई इंजर्ड हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में उस पर्सन को कंपेंसेशन दिया जाता है। देखो कभी कभी डॉक्टर भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, लॉयर ऑल्सो प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू द पीपल। तो ये भी क्या है, यहाँ पे भी ये एक्ट पास होता है। अनदर वन नॉट टू ऑफर हैजर्डस गुड्स फॉर सेल, सेल के लिए क्या नहीं किया, अगर जिस कंपनी का प्रोडक्ट फ्रॉडुलेंट है और हैजर्डियस है, तो वो सेल से बाहर निकाला जाता है कंपेंसेशन में। अनदर वन टू विड्रॉ हैजर्डस गुड फ्रॉम सेल, जो जिसकी वजह से किसी की जान माल को खतरा है, तो ऐसा जो प्रोडक्ट है वो बेचने से क्या किया जाता है, तो विड्रॉ किया जाता है। अनदर वन टू सीज मैन्युफैक्चर ऑफ हैजर्डस गुड्स एंड डिसीज फ्रॉम ऑफरिंग सर्विसेज विच आर हैजर्डस इन नेचर, ऐसे जो मैन्युफैक्चर ऐसे जो गलत प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हैजर्डस गुड्स को अगर मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, उनको डिसीज किया जाता है। अनदर वन इट इशूज करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट टू द न्यूट्रलाइज एंड द डिफेक्टिव ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, जो भी ऐसे गलत प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करके मिसलीड करते हैं, तो ये भी क्या किया जाता है, इस तरह के एडवर्टाइज को करेक्ट करने के लिए बोला जाता है। अनदर वन टू प्रोवाइड एडुकेट कॉस्ट टू पार्टीज, जो भी पार्टी है सामने वाली, जो भी कंज्यूमर है, उसको क्या किया जाता है, उस प्रोडक्ट के बदले में एडुकेट कॉस्ट जो है वो कॉस्ट पार्टी को दी जाती है। नेक्स्ट है कि ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इस तरह से इसमें क्या है कि इस तरह का कंप्लेंट मैकेनिज्म है कि इस तरह से कंज्यूमर कोर्ट, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन एंड सुप्रीम कोर्ट, इस तरह का कंज्यूमर कंप्लेंट मैकेनिज्म जो है वो दिया है। एज वेल एज 1986 के तहत ही इस तरह के रिलीफ अवेलेबल करके दिए हैं कंज्यूमर को। अभी एज वेल ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। देखो कि
अगर किसी को भी कंप्लेंट करनी है या जैसे हम लोग नॉर्मल कोर्ट केसेस रहती है, पता है आपको नॉर्मल कोर्ट केसेस, तो वहां पे कंप्लेंट करने के लिए खुद को जाना पड़ता है ना। हाँ, खुद को जाकर जाएंगे कोर्ट में और वो कंप्लेंट करेंगे। एज वेल एज जब जब तारीख पे रहेगी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, उस टाइम पे भी उसी पर्सन को जाना रहता है, पता है ना। तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है कि जिस तरह से वो कोर्ट केसेस में मैटर्स चलते हैं, उस तरह से यहाँ पे ये तो चलते हैं मीन्स फ्रॉडुलेंट प्रोडक्ट से रिलेटेड, गुड्स और सर्विस से रिलेटेड क्या किया जाता है, कंप्लेंट तो दर्ज होती है, बट यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। मीन्स जो भी फिजिकल प्रेजेंस क्या है यहाँ पे जरूरी नहीं है। कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, तो दूसरों के मीन्स बाय पोस्ट अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है, एज वेल एज क्या कर सकता है, तो खुद को वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ अपेयरिंग हिमसेल्फ एंड द कंप्लेंट ऑथोराइज सेम पर्सन टू अपेयर ऑन हिमसेल्फ, क्या किया जा सकता है, कंप्लेंट करने के लिए वो पर्सन खुद नहीं जाएगा तो भी चलेगा, अपनी जगह पे दूसरे किसी को भी भेज सकता है, एज वेल एज स्पीड पोस्ट के जरिए अपनी कंप्लेंट कर सकता है। एंड विटनेस कैन गिव हिज एविडेंस थ्रू एफिडेविट विदाउट अपेयरिंग इन द कोर्ट। विटनेस भी क्या कर सकता है कि उसको अपने एविडेंस देने के लिए खुद को नहीं जाना पड़ता है, वो बाय पोस्ट भी भेज सकता है। एज वेल एज इवन द पर्सन अगेंस्ट हुम कंप्लेंट इज मेड कैन ऑथराइज समवन एल्स टू अपीयर ऑन हिज बिहाफ इन द कोर्ट इंस्टेड ऑफ अपेयरिंग हिमसेल्फ। जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट की गई है ना, उसको भी खुद को जाने की जरूरत नहीं रहती है, तो उसकी जगह पे वो दूसरों को भेज सकता है। हाँ, इट मीन्स क्या है कि दोनों को भी फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस कोर्ट। दूसरों को भेजा जा सकता है बाय द स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट, क्या किया जा सकता है, तो अपनी कंप्लेंट जो है वो कंप्लेंट की जा सकती है। अनदर वन इज सिंपल प्रोसीजर, जैसे कि नॉर्मल कोर्ट केसेस रहते हैं उस तरह की इसकी प्रोसीजर नहीं रहती है, तो इसकी सिंपल कोर्ट प्रोसीजर रहती है। सो द प्रोसीजर आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड आर इजीली अंडरस्टेबल। लोगों को इजीली अंडरस्टेबल होगी इस तरह की प्रोसेस है, इवन बाय अ लेमैन। जो कम लिखा पढ़ा है वो भी क्या कर सकता है, तो ये उसको भी ये प्रोसेस समझ में आएगी। सो लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर ऑफ सिविल कोर्ट्स आर एक्सक्लूडेड। सिविल कोर्ट्स की तरह से लेंदी जो प्रोसेस है वो क्या की गई है, तो निकाली गई है। द नेक्स्ट वन है नो नीड ऑफ एडवोकेट। ये इस कंज्यूमर कोर्ट में जो भी कोर्ट केस लड़ने हैं या अपने अगर केस लड़नी है तो इसके लिए एडवोकेट की जरूरत नहीं रहती है। सो देयर इज नो नीड टू एंगेज एन एडवोकेट फॉर प्रोसीडिंग बिफोर कंज्यूमर कोर्ट्स। वन कैन अपेयर हिमसेल्फ और ऑथराइज समवन टू अपेयर इन द कंज्यूमर कोर्ट्स ऑन हिज बिहाफ। द नेक्स्ट वन है नॉमिनल फी। यहाँ पे क्या है, फीस कैसी है, नॉमिनल फीस दी गई है, एंड द फी इज वेरी लेस फॉर मैटर्स बिफोर द कंज्यूमर डिस्प्यूट forums. As for how it is rupees 100 for the matter involving less than rupees 1 lakh. अगर किसी कस्टमर का जो लॉस है वो कितना है, तो 1 लाख तक है, तो उसकी फीस खाली 100 रुपीज है। as well as for matter involving more than rupees 1 crore that is payable as court fee, and this fee is almost 50 times lower in comparison with the civil courts. It means क्या है कि सिविल कोर्ट से भी कम फीस जो है वो कम फीस नॉमिनल फी यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती है। The next one है cost to complaint. So consumer court as routine allows cost to complaint for expenses incurred by him for filing complaint. So court proceeding etc. While in other court this is done in very few cases. It means a consumer court as routine allows cost to complaint for expenses incurred by him for filing. एंड नेक्स्ट वन है द टाइम बाउंड प्रोसीडिंग। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल कोर्ट केसेस में बहुत ज़्यादा दिन तक, सालों तक केस चलती रहती है, बट ये जो कंज्यूमर कोर्ट की जो केसेस है वो टाइम बाउंड रहते हैं, कम से कम समय में इसका रिजल्ट आता है। सो द सीपीए प्रोवाइड टाइम बाउंड प्रोसीडिंग फॉर द डिस्पोजल ऑफ केसेस एंड थ्रो ऑफन इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्पोज द केस इन अ फिक्स टाइम पीरियड। So consumer court are empowered to extend such period, but it is also true that consumer courts take much less time to decide a case in comparison with other courts.
अनदर वन द कोर्ट एटमोस्फियर, जैसे कि नॉर्मल कोर्ट्स में जाने के लिए पीपल डरते हैं, बट इन कोर्ट केसेस में मीन्स कंज्यूमर कोर्ट्स में जाने से लोग डरे ना, इसके लिए यहाँ का जो एटमोस्फियर है वो लोगों को फैमिलियर रखा जाता है. So consumer courts have different atmosphere when compared to other ordinary courts, and its presiding officers are not required to wear uniform like their counterparts in other courts. जैसे कि other courts में यूनिफॉर्म रहता है ना, उस तरह का यूनिफॉर्म इन कंज्यूमर कोर्ट्स में नहीं रखा जाता है. So this is to create atmosphere openness so that a common man is discouraged from complaining before these forums. क्या है कि इस तरह से लोग कॉमन लोग डरे ना, इसके लिए इस तरह का जो एटमोस्फियर है वो यहाँ पे चेंज किया गया है. चलो मीन्स इस तरह से हमें क्या देखने के लिए मिलता है, तो कंज्यूमर कोड जो 1986 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके एडवांटेज जैसे कि फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, सिंपल प्रोसीजर है, नो नीड ऑफ एडवोकेट, देन फीस इज नॉमिनल, देन कॉस्ट टू कंप्लेंट एज वेल एज टाइम बाउंड प्रोसीडिंग है, कम से कम समय में इसका रिजल्ट आता है. एंड इसका कोर्ट एटमोस्फियर है वो कैसे रहता है, तो कोर्ट एटमोस्फियर ओपननेस का रहता है एंड फैमिलियर रहता है. नेक्स्ट अगर हम लोगों को देखना है वो जो है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड मूवमेंट्स. कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड मूवमेंट्स, इसमें हम लोगों ने देखा कि अलग अलग टाइप की जो नेशनल एंड इंटरनेशनल, जैसे यूएसए में 15 मार्च 1962 को फर्स्ट टाइम बिल इंट्रोड्यूस किया गया. उसके बाद में टोटल वर्ल्ड में 240 ब्रांचेस जो है वो कंज्यूमर इंटरनेशनल की 100 कंट्रीज में हमें देखने के लिए मिली. सो हाउ इज द सिनेरियो इन इंडिया अबाउट द कंज्यूमर अवेयरनेस. कंज्यूमर अवेयरनेस से रिलेटेड सिनेरियो हमें किस तरह से देखने के लिए मिलता है इंडिया में, तो ये हमें देखना है. तो 1960 के डिकेड में अगर हम लोग देखते हैं तो पैसेंजर एंड ट्रैफिक रिलीफ एसोसिएशन जो जो क्या किया था, तो 1915 में ये हुआ था, क्या हुआ था, तो ओपन हुई थी. एज वेल एज वुमेन ग्रेजुएट यूनियंस. देखो हम लोग कोई भी सर्विस लेते हैं, जैसे कि एसी है, डॉक्टर को हम लोग अपनी फीस पे करते हैं और उनसे हम लोग सर्विस लेते हैं. किसी हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद हम लोग सर्विस खरीदते हैं. एज वेल एज रेलवे है, बस है, हम लोग पे करते हैं और उसकी हमें सर्विस मिलती है. तो ये सारी चीज़ें क्या है, तो हमें सर्विस देते हैं या सर्विस देते हैं, इसलिए ये सारे लोग कौन है, तो कंज्यूमर हैं. सो वुमेन ग्रेजुएशन यूनियन बॉम्बे अल्सो 1915 में क्या हुआ था, तो एस्टेब्लिश हुई थी. देन नेक्स्ट हमें देखने के लिए मिलता है कि 1960s के डिकेड में द कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है वो क्या हुई थी, तो एस्टेब्लिश हुई थी. इसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं तो किस तरह से कि इट्स रियल बिगिनिंग इन टर्म्स ऑफ द सस्टेन्ड visible and continuing expansion was during the 60s, and the Consumer Guidance Society of India, All India Bank Depositors Association, Bombay Civil Trust Bombay, सूरत कंज्यूमर एसोसिएशन, इतनी सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये 1960s के डिकेड में क्या हुई थी, तो एस्टेब्लिश हुई थी. And was set up in Bombay around 1965. Subsequently, during each of the decades, a few more consumer groups came up in different parts of the country, and more particularly Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat, Rajasthan, and Delhi. यहाँ पे हमें इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कंज्यूमर से रिलेटेड, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए एस्टेब्लिश होती हुई देखने के लिए मिलते हैं 1960 की डिकेड में. नेक्स्ट हमें देखने के लिए मिलता है कि कंज्यूमर मूवमेंट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 15 मार्च 1962 को हुआ था. इसके बाद में हमें देखना है, इट मीन्स वो भी 60 के डिकेड के ही इंसिडेंट्स हैं. 1970 की डिकेड में अगर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे अनदर मूवमेंट और अनदर जो ऑर्गेनाइजेशन वो एस्टेब्लिश हुई थी, जिसमें हम मेनली अगर हम लोग देखते हैं तो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत इज ऑल्सो एस्टेब्लिश इन 1970s डिकेड, एज वेल एज मुंबई ग्राहक पंचायत मुंबई इज ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड इन 1970. Then Consumer Education and Research Center Ahmedabad is also established in 1970s decade. And in 1980s मीन्स 1960 से लेकर 1980s आते आते हमें
बहुत सारे अनदर ग्रुप जो है कंज्यूमर से रिलेटेड एस्टेब्लिश होते हुए इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं. सो द 80s विटनेस्ड एन अपसर्ज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स कमिंग अप अक्रॉस द कंट्री. 1980 आते आते पूरे भारत में बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एस्टेब्लिश हो गई थी. अबाउट पूरे भारत में 1500 मीन्स 1500 कंज्यूमर ग्रुप्स were established. So this number should not give the wrong message that movement is strong and effective. इसे हमें देखने के लिए मिलता है 1500 अगर ऑर्गेनाइजेशन मुंबई सॉरी भारत में अगर एस्टेब्लिश होती है, इंडिया में अगर एस्टेब्लिश होती है, तो इसका मतलब लोगों में अच्छी खासी अवेयरनेस आना स्टार्ट हुआ था 1980 की डिकेड तक. Then during 1983 the Consumer Unity and Trust Society began out of rural newspaper ग्राम गदर in राजस्थान. ग्राम कदर राजस्थान में क्या किया था, तो बिगैन किया था. एंड टुडे कट्स one of the leading NGO in the country specializing in economic trade and industry matters beside rural activities. मीन्स इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज है, उन्होंने भी रूरल एरिया में भी अपना काम स्टार्ट किया था 1980 तक. एंड सबसे मेन इम्पोर्टेंट थिंग और एक्ट इन 80s decade 80s decade, that one is the CPA Consumer Protection Act 1986 जो अभी हम लोगों ने देखा है. देन नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं वो 1990 आते आते क्या देखने की मिलता है कि स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल पे बहुत सारे कंज्यूमर से रिलेटेड फेडरेशन जो है वो फेडरेशन क्या हो गई थी, तो गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे हमें इस्टेब्लिश होते हुए देखने के लिए मिलते हैं. देन नेक्स्ट है ट्रिपल सी, जिसे कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल जो है वो भी 1990 की डिकेड में इस्टेब्लिश हुआ था. And some of the recent innovation in the consumer movement are the information and adoption of the citizen charters. The next one है मीन्स इस तरह से हमें क्या है, तो 1960 से लेकर 1990 तक अलग अलग तरह की जो कंज्यूमर से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज का अपनी हेल्प है, ये इनका ओरिजिन हमें देखने के लिए मिलता है. इट मीन्स कहीं ना कहीं पे भारत में कंज्यूमर से रिलेटेड, अपने हक से रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो आ रही थी. देन ये तो ये हो गया, बट गवर्नमेंट क्या करता है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए? गवर्नमेंट क्या करता है? सो गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल सर्विसेज सच एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट. कंज्यूमर के लिए गवर्नमेंट क्या करता है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पता है ना, नॉर्मल और प्राइवेट व्हीकल से कम बस और ट्रेन का टिकट रहता है. सो यहाँ पे क्या है, अफोर्डेबल प्राइसेस में गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करके देता है, प्रोवाइडिंग सर्टन कमोडिटीज एज सब्सिडीज रेट्स टू द नीडी थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इट मीन्स जिसे हम राशन कहते हैं, तो ये राशन भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें दिया जाता है कम से कम प्राइस में, एज वेल एज मॉनिटरिंग इंडस्ट्रीज एंड सर्विस प्रोवाइडर एक्टिविटीज. इंडस्ट्रीज एंड सर्विस प्रोवाइडर एक्टिविटीज दी जाती है, एज वेल एज टेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पनिशेटिव एक्शंस अगेंस्ट वायलेटर्स ऑफ द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स. जो भी कंज्यूमर्स के राइट्स का वायलेशन करता है उनके अगेंस्ट पनिशेटिव एक्शन ली जाती है. Another one, deciding and imposing quality standards for the various commodities such as medicine, seeds, gold and silk. Next one है imposing price control on certain commodities such as medicines. Certain means जो प्राइस कंट्रोल है, प्राइस कंट्रोल के लिए प्राइस कंट्रोल जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन हैं, कमोडिटीज हैं, तो उनके प्राइस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो गवर्नमेंट करता है. देन अनदर वन, मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्रीज भी अपना काम करती है, and several ministries have been established both the state and union levels to protect the consumers. And following the ministers are particularly important, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, केमिकल मिनिस्टर्स हैं, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हैं, सिविल एविएशन है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, कम्युनिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिकेशंस है, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंज्यूमर अफेयर्स है, फूड एंड पब्लिक इंडस्ट्रीज है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है. इस तरह की जो मिनिस्ट्रीज है, इस तरह की मिनिस्ट्रीज कंज्यूमर्स के लिए काम करती हैं. ये इस तरह से क्या है, तो कंज्यूमर्स के राइट्स हम लोगों ने देखे. अभी हमें देखना है कि राइट टू इंफॉर्मेशन जिस तरह से हमें 1 मिनट
नेक्स्ट राइट जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन। यस। नोट्स अगर आपको चाहिए तो वो शेयर कर सकते हैं, या तो आपके पास जो बुक्स है ना वो भी आप रिफर कर दो, नो इश्यू इज देयर। आपके हाँ हाँ हाँ। ओके, तो आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो हम लोग शेयर कर सकते हैं इसमें। हम्म। यस यस, आई विल। हम्म। मैं शेयर करूंगी, नो इशू इज देयर। और अगर आप वो भी बुक यू रिफर करते करते हो ना तो देर इज नो इशू। अगर आपको जो चाहिए हो, अगर ये चाहिए तो ये हम लोग ये शेयर कर सकते हैं। या अभी भी आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर आपको स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट अगर निकालोगे तो भी चलेगा। ओके ओके, आई विल शेयर। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं वो क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन। सो राइट टू इंफॉर्मेशन अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है? सबसे पहली चीज कि हम लोग इंडिया इंडिया में रहते हैं। एक ऐसा पीरियड था कि जब ब्रिटिश हमारे ऊपर राज कर रहे थे। सो वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। हम लोग क्या नहीं थे? इंडिपेंडेंट नहीं थे। हमारे ऊपर ब्रिटिश राज कर रहे थे। बट अभी क्या हुआ कि हम लोगों को क्या, हम लोग हमारा हमारी कंट्री जो है वो कंट्री कैसे है? तो इंडिपेंडेंट है। एज वेल एज हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि इंडिपेंडेंट होने के कारण हमें ये जो राइट्स है, देखो, डेमोक्रेसी इन इंडिया, देयर इज डेमोक्रेसी। सो व्हेन वी लिव इन डेमोक्रेसी, दैट टाइम डेमोक्रेसी इट मीन्स क्या है कि लोगों ने लोगों के लिए लोगों के द्वारा चलाया हुआ शासन और एडमिनिस्ट्रेशन। सो जब हम ऐसे इसके बारे में सोचते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये होती है कि लोगों ने लोगों के लिए लोगों के द्वारा चलाया हुआ शासन, जैसे बाय द इलेक्शन वी चूज अवर रिप्रेजेंटेटिव एंड सेंड देम टू मेक द गवर्नमेंट। हम लोग लोगों को चुनते हैं और गवर्नमेंट बनाने के लिए आगे भेजते हैं। और लोगों को जस्ट इमेजिन दैट, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम नहीं करती है तो हम या पीपल उन्हें गवर्नमेंट में भेजेंगे क्या? नहीं भेजेंगे ना। हम लोग उनके हाथ में अपनी पावर देंगे क्या? नहीं। बाय द इलेक्शन हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट टाइम उनको वोट नहीं देंगे और सीधा उनको नीचे लाएंगे और अनदर पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग चांस देंगे कि वो अच्छी तरह से काम करे। इट मीन्स ये क्या है कि फाइनल अथॉरिटी इज पीपल। फाइनल अथॉरिटी कौन है? पीपल। जब तक हम चाहते हैं ना तब तक सामने वाली पार्टी राज कर सकती है। जब हम चाहेंगे कि नहीं ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही है, इनका गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग उनको वोट नहीं देते। इट मीन्स फाइनल अथॉरिटी इज people. So there are various means by which people exercises this authority in democracy. Election enable people to exercise their control over government only periodically. So freedom of information or right to information among the means empowers people to exercise this control more regularly. So RTI is not a right that makes a direct impact on people's life. क्या नहीं कर मीन्स RTI क्या है? RTI is not a right that makes direct impact on people's life, but it however gives power to people to realize their own rights. डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता, बट इस आरटीआई की वजह से लोगों को उनकी पावर समझने में हेल्प होती है। सो दिस इज बिकॉज इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ राइट्स इज डिपेंडेंट ऑन द इफेक्टिव गवर्नेंस। सो एंड इफेक्टिव गवर्नेंस कैन बी एंश्योर्ड थ्रू आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। पहले क्या होता था? देखो आज भी अगर हम लोग देखते हैं, अपने पास टाइम कम है और स्पेस ये ज़्यादा।
सिलेबस ज़्यादा है। सो बट बस जस्ट इन 1 मिनट कि अगर देखो किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिस में अगर सर्टिफिकेट या कोई कास्ट जस्ट लाइक कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसे इनकम सर्टिफिकेट है, एनी अदर सर्टिफिकेट है, तो जब पहले क्या होता था, लोग डरते डरते उस ऑफिस में जाते थे क्योंकि सामने वाला जो ऑफिसर है वो किस तरह से बिहेव करेगा ये हमें पता नहीं था। बट आज क्या होता है, आजकल क्या होते हैं, तो ऑफिसर्स डरते हैं बिकॉज देर इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी है बट लोगों को उनके राइट्स के बारे में पता है। और ये सारी चीजें राइट टू इंफॉर्मेशन की वजह से पॉसिबल हुई है, क्योंकि अगर लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं पे गलत चल रहा है तो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत लोग अपने राइट का यूज करके वहां की इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। सो यहाँ पे क्या देखना है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन हमें देखना है। इसमें सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि इंटरनेशनल सिनेरियो इसका किस तरह से था। तो सबसे पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन इज एग्जिस्ट इन स्वीडन। जब अगर हम लोग देखते हैं कि 1766 में जो द स्वीडिश फ्रीडम ऑफ द प्रेस एक्ट अडॉप्टेड। 1766 में क्या किया गया था, तो स्वीडिश फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट जो है वो पास किया गया था और अडॉप्ट किया था। इट मीन्स जो 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 प्रेस है उस प्रेस को ये राइट दिया गया था कि वो कहीं से भी अपनी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। इसके लिए सबकी जो सबसे पहली जो स्टार्ट है वो हमें स्वीडन में देखने के लिए मिलती है। देन नेक्स्ट बहुत स्पीड से जाना है हमें क्योंकि टाइम बहुत कम है। सो फ्रेंच डिक्लेरेशन जो है वो फ्रेंच डिक्लेरेशन हमें देखने के लिए मिलता है। सो इन 1789 में, तो इस 1789 की फ्रेंच डिक्लेरेशन में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, द फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन कॉल्ड फॉर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट द बजट टू मेड फ्रीली अवेलेबल। फ्रेंच में क्या किया गया 1789 के बाद, कि जो भी बजट है वो बजट लोगों के लिए फ्रीली अवेलेबल करके दिया। सो इट इज स्टेटेड ऑल द सिटीजन हैव अ राइट टू डिसाइड either personally or by their representative as to the necessity of the public contribution to grant this freely to know to what uses is it is put. So a similar declaration adopted in the Netherlands in 1795। 1789 में क्या किया गया, तो ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है जिसे फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाता है वो फ्रांस में लाया गया, अपनाया गया। और नेदरलैंड में ना 1795 में अपनाया। यूनाइटेड नेशन स्टेट में अगर हम लोग देखते हैं तो 19 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में 1948 में इसको ऐड किया गया। देन पब्लिक चार्टर ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इन 1951 में फिनलैंड में इसे अनेक्ट किया गया। नॉर्वे एंड डेनमार्क में 1970 में इसको अडेप्ट किया गया। एंड इन द नेक्स्ट 30 years दे वर फॉलोड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 1966। देखो जस्ट इमेजिन दैट कि स्वीडन ने 1766 में इस एक्ट को अपनाया था, वहां पे यूएस में 1966 में after 200 years US adopted that right, as well as in India it's adopted in 2005। हम लोग कितने पीछे हैं स्वीडन से। So France and Netherlands followed in 1978 and Australia and New Zealand in 1982 and Canada in 1983। यूके फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2000, यूके ने भी इस एक्ट को 2000 में अपनाया and fully implemented in January 2005। And in 1992 World Bank released the document entitled Governance and Development। इस तरह से वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में राइट टू इंफॉर्मेशन या जिसे ही फ्रीडम ऑफ प्रेस या फ्रीडम ऑफ राइट ऐसी अलग अलग नाम से इसको अपनाया है। तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन इट मीन्स एक्चुअली व्हाट, सो इट मीन्स द फ्रीडम ऑफ पीपल टू हैव एक्सेस टू गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन पाने के लिए लोगों को ये फ्रीडम और एक्सेस देना, इसे ये किसके तहत दिया गया है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत दिया गया है। एंड इट्स स्कोप इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द फैक्ट दैट ओनली गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू शेयर इंफॉर्मेशन। ये फैक्ट माना गया कि गवर्नमेंट क्या है, रिस्पॉन्सिबल है कि लोगों के साथ वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करे, that too of only public relevance। And it implies that the citizens and non-governmental organizations should enjoy a responsibly free access to all files and documents pertaining to government operations, decisions and performance।
गवर्नमेंट के ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट के डिसीजंस कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट किस तरह से परफॉर्म कर रही है, इसकी जानकारी इस राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत इंडिया का हर एक सिटीजन मांग सकता है ड्यू टू दिस राइट टू इंफॉर्मेशन। सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है ये एक अलग राइट है। एंड जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि राइट टू इंफॉर्मेशन में हम लोगों ने ये भी देखा है, अभी अभी देखा ना हम लोगों ने राइट टू इंफॉर्मेशन में सॉरी कंज्यूमर राइट्स में भी राइट टू इंफॉर्मेशन है। कंज्यूमर ओके जो राइट्स है इसमें भी राइट टू इंफॉर्मेशन है, तो वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। एंड ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है ये पब्लिक से मीन्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास या गवर्नमेंट ऑफिसर से लोगों को ये राइट दिया गया है कि वो कोई भी जो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से वो मांग सकते हैं और ये मांगने का राइट है। तो बोथ आर डिफरेंट। एग्जाम लिखते समय, पेपर में लिखते समय क्या होता है पता है, ये राइट टू इंफॉर्मेशन में सारे के सारे बच्चे अगर 10% छोड़ते हैं तो 5 to 10% ही राइट टू इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो प्रॉपरली लिखते हैं, नहीं तो कंज्यूमर से रिलेटेड सारा राइट टू इंफॉर्मेशन में डालते हैं। तो राइट टू कंज्यूमर और कंज्यूमर राइट्स इज डिफरेंट एज वेल एज राइट टू इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट। और देखो लोग अगर ऐसे राइट टू इंफॉर्मेशन मांगते रहेंगे तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट एंड पीपल इनमें एक तरह की ट्रांसपेरेंसी रहेगी। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स क्या काम करते हैं, किस तरह से गवर्नेंस काम करती है, गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, लोगों को पता चलेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो भी अच्छी तरह से काम करेंगे और लोगों के काम भी अच्छी तरह से होंगे। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि वॉलंटरी डिस्क्लोजर, ये जो वर्ड है हमें वॉलंटरी डिस्क्लोजर, इट मीन्स ओके देखो जस्ट इमेजिन दैट if you're traveling by a train, if you're traveling by a train, that time there is indicator and on that indicator there is the destination of that train। वो जो ट्रेन जा रही है कहाँ पे जा रही है उसका डेस्टिनेशन पहले से दिया है, तो आपको पता है कि ये ट्रेन कहाँ जाने वाली है या ये बस कहाँ जाने वाली है, तो आप डायरेक्टली उस ट्रेन को पकड़ के आपके डेस्टिनेशन तक जाओगे। बट अगर उस पे जस्ट इमेजिन दैट देर इज नो नेम प्लेट ऑन ट्रेन और एज वेल एज नो ऑन इंडिकेटर और एज वेल एज ऑन दी इन फ्रंट ऑफ इन बोर्ड ऑफ बस। सो अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन तो आपको पता चलेगा कि आप क्या करोगे, जाकर आपको अगर जाना है तो आप क्या करोगे, बस से ट्रैवल किया आपने, एम ऑडिबल, हाँ बस से ट्रैवल किया है, हाँ तो इससे क्या होगा, अगर बस के ऊपर जस्ट इमेजिन दैट देयर इज नो बोर्ड ऑन बस, आप क्या करोगे, आपको पता रहेगा ये बस कहाँ जाने वाली है, नहीं पता चलेगा। आप क्या करोगे, जो बस में दूसरे पैसेंजर बैठे होंगे उनको जाकर ये बस कहाँ जाने वाली है ऐसे ही पूछोगे ना, फिर आपको पता चलेगा ये बस कहाँ जाने वाली है। सो आप क्या करोगे, उनकी आप इंफॉर्मेशन लेते हो, राइट टू मीन्स आप क्या करते हो, आप वहाँ पे राइट नहीं यूज करे बट यू जस्ट आस्क टू हिम और हर दैट प्लीज टेल मी दैट डेस्टिनेशन ऑफ दिस बस, इस बस का डेस्टिनेशन या ये बस कहाँ जाने वाली है ये प्लीज मुझे बताइए, ऐसा आप पूछोगे। बट आपको पहले से अगर बोर्ड पे लिखा गया तो आप पूछने के लिए नहीं जाओगे। इसी तरह से आजकल गवर्नमेंट ने क्या किए हैं, सारे जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंटेशन है, एज वेल एज हर एक जो स्कीम है, हर एक स्कीम, हर एक गवर्नमेंट, हर एक डिपार्टमेंट, इसकी सारी की सारी जानकारी आजकल हम लोगों को नेट पे देखने के लिए मिलती है, अवेलेबल रहती है ना। उस ऑफिस का नाम डालो, आपको अपने आप सारी इंफॉर्मेशन, इसे ही वॉलंटरी डिस्क्लोजर कहा गया है। जैसे बस वाले ने बोर्ड के ऊपर अगर नेम प्लेट लगाई, डेस्टिनेशन नेम प्लेट लगाई, तो हम लोग उसको पूछने के लिए नहीं जाएंगे। उसी तरह के गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने अगर उनकी जानकारी उसमें दी तो हम लोग उनको उनके पास पूछने के लिए नहीं जाएंगे। हमको पता है कि यहाँ पे इस तरह की ये स्कीम हुई, अपनाई गई है, इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, इसके ऊपर इतना इतना खर्चा आया है, इतने इतने लोगों ने इसका बेनिफिट हुआ है, उठाया है। सो लोग पूछने के लिए नहीं जाएंगे। बट जहाँ पे नहीं रहती तब राइट टू इंफॉर्मेशन इज वेरी नीडफुल। अच्छा, और राइट टू इंफॉर्मेशन से क्या होगा, देखो पहले क्या होता था, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल ना ऑफिस का टाइमिंग रहता था 10:30 का, 10 का, वो आते थे 11-12 बजे। बट आजकल लोगों ने ये राइट टू इंफॉर्मेशन डालने की वजह से क्या होता है
क्या होने लगा है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है ना, वो ऑफिसर अच्छी तरह से काम करने लगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करने लगे। उनकी इफिशियंसी, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे तो उनकी इनएफिशिएंसी कम होगी और इफिशियंसी बढ़ेगी, एज वेल एज काम की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। करप्शन कम होने लगा है, नेपोटिज्म, राइट टू इंफॉर्मेशन कम होने लगा। आजकल देखो जो एग्जाम्स होती है उसका रिजल्ट आता है और रिजल्ट के बाद किसी को भी क्या किया जाता है, तो काम पे रखा जाता है, या क्या किया जाता है, बाय बाय दैट मेरिट लिस्ट उनका सिलेक्शन होता है उस जॉब के लिए। तो ये सारी चीजें क्या है, तो डिस्प्ले होने लगी है ना, तो जिसकी वजह से क्या है, नेपोटिज्म, इट मीन्स कि किसी के रिश्तेदार को काम पे लगाओ या करप्शन करो, ये सारी चीजें हमें कम होती हुई देखने के लिए मिलती है। और ये किसकी वजह से हुआ है, तो राइट इंफॉर्मेशन की वजह से हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि पीपल्स मूवमेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हमें क्या देखने के लिए मिलता है, तो पीपल्स मूवमेंट हमें देखने के लिए मिलती है। और ये पीपल्स मूवमेंट किस तरह से है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले राजस्थान में क्या हुआ था, इन इंडिया के बारे में जब हम देखते हैं, द डिमांड ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन हैज टेकन द फॉर्म ऑफ मास मूवमेंट एट द ग्रासरूट लेवल इन राजस्थान। A mass-based organization called the मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS), मजदूर किसान शक्ति संगठन, took initiative to lead the people from very backward region भीम तहसील, राजस्थान के भीम तहसील के ये बैकवर्ड रीजन था, वहाँ के विलेजर्स ने मजदूर किसान शक्ति संगठन, वहाँ के जो विलेजर्स ने जो मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाई थी, इसके अंडर क्या किया गया था, अंडर द लीडरशिप ऑफ अरुणा रॉय and others asserted their right to information by asking for copies of bills and vouchers and names of the person who had been paid wages mentioned in muster roll। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लेकर डैम बनाए जाते हैं, कम्युनिटी हॉल बनाए जाते हैं, रोड्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, तो ऐसे जो काम है ना, उस काम तो काम का जितना खर्चा आया है उस खर्चा और उनके बारे में राइट टू इंफॉर्मेशन इस मजदूर किसान शक्ति संगठन ने उसका मस्टर रोल की कॉपीज मंगवाई। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये मजदूर किसान शक्ति संगठन ने जब मस्टर रोल की कॉपीज मंगवाई, उसके बाद में ये देखने के लिए मिला, ऑन पेपर सच डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वेयर ऑल कंप्लीटेड, ये सारे प्रोजेक्ट्स ऑन पेपर कंप्लीट हुए थे, बट इसका मीन्स नॉलेज ऑफ विलेजर दैट हैज वाज ग्रोस मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स विथ रूफलेस स्कूल्स बिल्डिंग्स, मीन्स स्कूल्स बने थे बट उसके ऊपर रूफ नहीं था, डिस्पेंसरीज थी बट उनको वॉल नहीं थे, डैम्स लेफ्ट इनकम्प्लीट, जो डैम्स बनाए थे वो भी इनकम्प्लीट छोड़ दिए थे, बट पूरी अमाउंट लेके पूरी अमाउंट वो जो कॉन्ट्रैक्टर रहते उन्होंने ली थी। एज वेल एज अगर हम लोग देखते कि मस्टर रोल्स जो है ना, ये मस्टर रोल्स पे ऐसे देखने के लिए मिला कि जो जो लोग एग्जिस्ट ही नहीं थे, ऐसे लोगों के नाम उस मस्टर रोल पे देखने के लिए मिले, या जिनकी डेथ हुई थी ऐसे लोगों के भी नाम उस मस्टर के ऊपर देखने के लिए मिले। इट मीन्स कितना बड़ा करप्शन वहां पे चल रहा था, ये सामने आया। सो आफ्टर years ऑफ नॉकिंग एट ऑफिशियल डोर्स एंड डिस्पाइट द यूजुअल apathy of the state government, MKSS succeeded in getting photocopies of certain relevant muster rolls and contained names of persons who either did not exist or died years before, and this incident is more than sufficient to show the importance of the ability in information for eradicating malpractices। तो इसकी वजह से क्या है, जो माल प्रैक्टिसेस चल रही थी वो सामने आई। इट मीन्स ये सबसे पहली राइट टू इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्या थी, तो पहल थी इंडिया की। एमकेएसएस ऑर्गेनाइज्ड जन सुनवाई, फिर एमकेएसएस जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना, मजदूर किसान शक्ति संगठन, उन्होंने क्या किया, एक जन सुनवाई स्टैब्लिश की। वहाँ पे सारे जो मजदूर थे, सारे लोग थे, सारे कॉन्ट्रैक्टर थे, वहाँ के पॉलिटिशियंस थे, वहाँ के इंजीनियर्स थे, उन सारे लोगों को बुलवाया और एक तरह की जन सुनवाई दी। और ये जन सुनवाई लेने के बाद क्या हो गया, so weakened their position and darkened their image, and between December 1994 and April 1995 several other public hearings were organized and people angers made one engineer of the state electricity board to return in public an amount of rupees 15,000। एक इंजीनियर को 15,000 रुपीज जो है वो लोगों को रिटर्न करने के लिए मजबूर किया गया। इट मीन्स देखो आज भी ये सब होता है, कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं बट वो सब इनकम्प्लीट छोड़ा जाता है। इस तरह से हमें ये क्या है, तो ये भारत में
मजदूर किसान शक्ति संगठन ने सबसे पहले राइट टू इंफॉर्मेशन की डिमांड इंडिया में की थी। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन, सो राइट टू इंफॉर्मेशन का यूज जो इंडिया में क्या किया 2005 में इसको अपनाया गया, 2006 से इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया। और ये एक्ट जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये 2000 मीन्स राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के नाम से जाना जाता है। So, social movements in Rajasthan and other states led to formation of the National Campaign for People's Right to Information in 1996, and the second phase in evolution of RTI movement started in 1996 with the processing of the government and the parliament, and various state RTI laws were passed during this period, and including the Tamil Nadu, Delhi, Maharashtra, Karnataka, Madhya Pradesh, and Goa. And finally, National Freedom of Information Act was passed in 2002. 2002 में National Information Act पास किया, and however this act was not notified and the newly elected government, but newly elected government ने उसे क्या नहीं किया, रखा नहीं, and got the Right to Information Act passed in Parliament in 2005. Finally वो 2005 में क्या किया गया, तो पास किया गया है। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में पास किया गया, इसके फीचर्स क्या है, तो पहली बात तो ये है कि ये क्या करता है, तो इट डिफाइंस पब्लिक अथॉरिटी। क्या करता है, इट डिफाइंस पब्लिक अथॉरिटी। फाइनल अथॉरिटी कौन है, तो पीपल है। जैसे ही मैंने अभी कहा कि हम लोग गवर्नमेंट हमारे लिए है, हम गवर्नमेंट के लिए नहीं। तो पीपल, हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, लोकशाही में रहते हैं, तो लोगों के हाथ में पावर रहती है, तो लोगों को ये राइट है कि इस तरह की वो इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, बिकॉज पीपल आर द फाइनल अथॉरिटी। अनदर वन बाय द, और ये पीपल कहाँ से मांग सकते हैं, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड अनदर वन इज द स्टेट गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसेस हैं, जितने भी ऑफिस है वहाँ से ये क्या कर सकते हैं, तो इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। एंड इट शैल बी अप्लाई टू पब्लिक अथॉरिटीज विच मीन्स any authority or body or institution of self government established or constituted by under the constitution। constitution के अंदर क्या बनाया गया है कि इस तरह की पब्लिक अथॉरिटी हर एक ऑफिस में आपको देखने के लिए मिलेगी। आप किसी भी गवर्नमेंट के या जैसे पार्शियली गवर्नमेंट का अगर कोई भी ऑफिस है या फुल्ली जिसे गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग किया जाता है, तो ऐसे सारे ऑफिसेस में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, तो इस तरह की अथॉरिटी जो है वो एस्टेब्लिश रहती है। अगर किसी भी पर्सन को उस ऑफिस से अगर इंफॉर्मेशन मांगनी है तो वहाँ पे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर रहता है, एंड APIO असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर रहता है, वहाँ से वो इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है कि ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन। हर एक पर्सन को ये राइट टू इंफॉर्मेशन है एज ए इंडियन सिटीजन होने के नाते, एज वेल एज इट कास्ट एन ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज टू ग्रांट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड पब्लिश सर्टन कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन 120 days ऑफ द एनैक्टमेंट। ये हर एक गवर्नमेंट के ऑफिसर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनके पास का जो डाटा है वो लोगों के लिए ओपन करे, इट मीन्स डिस्क्लोज करे। एंड एज वेल एज मीन्स खुद से ही, सो मोटो इट मीन्स खुद से ही, और वो 120 days के अंदर उनको क्या करना है, तो वो जो डाटा है वो लोगों के लिए ओपन करना है, इट मीन्स नेट पे डाला जाता है उसी ऑफिस से रिलेटेड। द नेक्स्ट वन द एक्ट लेज डाउन द मशीनरी फॉर द ग्रांट ऑफ एक्सेस इंफॉर्मेशन। ये मशीनरी जो है वो मशीनरी किस तरह से काम करती है, तो एक चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। Am I audible? Am I audible? हाँ, तो आपके आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट दिखाई दे रहा है। हाँ, तो इस ये चार्ट जब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आपको समझ में आएगा कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन किस तरह से डाला जाता है। इसके पहले हमें ये देखना है कि ये मैकेनिज्म किस तरह से चलता है। तो सबसे पहले किसी भी पर्सन को किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिस से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, that time that person can apply to the assistant public information officer। मीन्स जो भी ऑफिस है उस ऑफिस के लिए उस इंफॉर्मेशन के बारे में आप क्या कर सकते हो, कोई पर्सन क्या कर सकता है, तो अप्लाई कर सकता है। और वो एप्लीकेशन किसको देगा, तो असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास वो एप्लीकेशन करेगा।
अभी असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर क्या करेगा? द असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर प्रोवाइड एक्नॉलेजमेंट टू द एप्लीकेंट। जैसे ही एप्लीकेशन उसके पास आएगा, वो उससे रिलेटेड रिसिप्ट जो है वो जो एप्लीकेंट है उस एप्लीकेंट को प्रोवाइड करेगा और वो जो एप्लीकेशन है वो अपने पास लेगा। देन वो एप्लीकेशन वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को देगा, मीन्स उसके पास वो प्रोसेसिंग के लिए भेजेगा। भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर क्या करेगा? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर communicate the decision on when the information will be given if the request is rejected and the reason thereof। द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ये देखेगा कि जो जिस इंफॉर्मेशन के लिए डिमांड की गई है वो देने लायक है या नहीं। अगर देने लायक है तो वो पर्सन वो क्या करेगा? वो उसे वो इंफॉर्मेशन देगा और वो इंफॉर्मेशन देने के बाद वो क्या रखेगी? जो पर्सन सेटिस्फाइड हो जाएगा तो उस प्रोसेस से आउट हो जाएगा। और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो एप्लीकेंट नीड्स टू मेक द नेसेसरी पेमेंट। बट इंफॉर्मेशन देने से पहले एप्लीकेंट को नेसेसरी पेमेंट करना पड़ता है। जो नॉमिनल फीस रहती है वो नॉमिनल फी पे करनी पड़ती है। नॉमिनल फी के पे करने के बाद रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड विद इन 30 डेज। अब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर उस एप्लीकेंट को वो जो इंफॉर्मेशन है वो 30 डेज के अंदर प्रोवाइड करेगा। एंड इफ देयर इज इमरजेंसी और किसी के जान माल से रिलेटेड है तो वो इंफॉर्मेशन 48 आवर्स के अंदर देनी पड़ती है। जो मिली हुई इंफॉर्मेशन से अगर पर्सन सेटिस्फाइड होता है तो उस प्रोसेस से आउट होता है। बट इफ द पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड, वो पर्सन अगर सेटिस्फाइड नहीं है, दैट टाइम दैट पर्सन अपील टू द फर्स्ट अपीलिएट ऑफिसर। फर्स्ट अपील करेगा और वो करेगा अपीलिएट ऑफिसर के पास एंड गिव एन अपील टू द अपीलिएट ऑफिसर विद इन द 30 डेज। वो इंफॉर्मेशन मिलने के बाद 30 डेज के अंदर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने अगर वो इंफॉर्मेशन दी नहीं या तो जो दी है उससे वो पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है तो विद इन 30 डेज के अंदर पब्लिक अपीलिएट ऑफिसर के पास ये जो पर्सन है जिसको वो सेटिस्फाइड नहीं तो वो अपील करेगा। अगर वो अपीलिएट ऑफिसर क्या करेगा? रिटर्न द अपीलिएट ऑफिसर डिसीजन ऑफ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और रीजन फॉर रिजेक्टिंग इज कम्युनिकेटेड विद इन 30 डेज। वो जो ऑफिसर क्या करेगा? अपीलिएट ऑफिसर वो ये वेरीफाई करेगा, क्रॉस वेरीफाई करेगा कि ये इंफॉर्मेशन देने लायक है या नहीं है, जो दी है वो सही है या नहीं है, तो ये डिसाइड करेगा। अगर उसको ऐसा लगता है कि रिजेक्ट किया जाए तो वो रिजेक्ट करेगा, नहीं तो 45 डेज के अंदर वो अपीलिएट ऑफिसर वो जो इंफॉर्मेशन है उनको देने के लिए अपीलिएट ऑफिसर को पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को देने के लिए बोलेगा। रिटर्न अगर इंफॉर्मेशन मिलती है तो पर्सन अगर सेटिस्फाइड होता है तो उस प्रोसेस से वो बाहर जाएगा। ये से अगर है तो बाहर जाएगा। बट इफ द पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय दैट इंफॉर्मेशन, दैट टाइम दैट पर्सन अगेन मेक्स सेकेंड अपील टू द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास विद इन 19 डेज के अंदर वो क्या करेगा? तो इंफॉर्मेशन की डिमांड करेगा। और अगर वो इसके बाद भी क्या है, इंफॉर्मेशन कमीशन इसके ऊपर सेम डिसाइड करेगा। मीन्स एक्शन ऑफ द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन to satisfy the decision information requirements depending on the merits of the appeals and punitive correction actions and imposing penalty means disciplinary actions on the erring officials will be initiated by the commission। अगर उसको ऐसा लगता है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने ये गलत किया है, उनको जो इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए तो नहीं दिए, तो उसके ऊपर जो भी एक्शंस हैं वो ये स्टेट कमीशन लेगा और इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अगर नहीं तो फिर नहीं। नेक्स्ट इस तरह से क्या है, तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत चलती है। अभी हमें नेक्स्ट देखना है कि बहुत सारी प्रोविजंस यहाँ पे दी हुई है कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो 30 डेज के अंदर देनी है। इफ देर इज इमरजेंसी दैट टाइम द इंफॉर्मेशन मीन्स देर इज ऑब्लिगेशन ऑन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन विद इन 30 डेज और 48 आवर्स। देन नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और सम गवर्नमेंट ऑफिसेस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है गवर्नमेंट की जो लोगों के लिए डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। और ये कैसे, कौन कौन से है? तो स्टेट एंड स्ट्रेटेजिक साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, जिससे
जिन ऑफिसेस से साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट स्टेट का जुड़ा हुआ है, एट डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस। देखो पुलिस अगर क्रिमिनल किसी क्रिमिनल को क्या कर रही है, तो उसके क्राइम के बारे में अगर सर्च कर रही है, इन्वेस्टिगेशन करिए, तो पहले से ही वो क्या करें, अगर डिस्क्लोज करेंगे तो इससे आगे जाकर क्या बहुत सारे इश्यूज होंगे। सो पब्लिक ऑर्डर, कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड कैबिनेट पेपर्स एज वेल एज ट्रेड और कमर्शियल सीक्रेट्स। ट्रेड और कमर्शियल सीक्रेट जैसे कि कुछ जब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिए जाते हैं तो सम कमर्शियल सीक्रेट्स आर देयर, सो वो भी ओपन नहीं किए जा सकते सारे, मीन समय से पहले ही ओपन नहीं किए जा सकते। एज वेल एज इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड कॉज ब्रीच ऑफ प्राइविलेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन विच हैज नो रिलेशनशिप विद द पब्लिक एक्टिविटी, कि जिन चीज़ों का डायरेक्टली पब्लिक एक्टिविटी से कोई भी रिलेशन है तो नहीं है, तो ऐसी चीज़ें लोगों के लिए डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। हाँ, देन इस एक्ट के तहत क्या किया गया, इंडिपेंडेंट नॉन जुडिशियल मैकेनिज्म, जो अभी हम लोगों ने देखा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, अपीलेट ऑफिसर, स्टेट कमीशन, इस तरह का मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किया जाता है। देन एक्ट प्रोवाइड 2 टायर अपीलेट फोरम। फर्स्ट अपील इज टू बी मेड डिपार्टमेंटल ऑफिसर सीनियर टू पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, and the second appeal is to be made to state or central commission. Then on our request for information being refused, one sec. हमें क्या देखने के मिलता है, तो 2 टायर अपीलेट फोरम के ऊपर ये जो मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म चलता है। एज वेल एज हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि द प्रोविजन ऑफ द प्रपोज्ड एक्ट हैव बीन मेड ओवरराइडिंग इन that the scheme is not subverted through the operation of other minor acts, as well as monitoring and reporting act makes a provision to produce statistics to assess its implementation so that improvements could be affected. देन नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन, बेनिफिट्स ऑफ एडवांटेजेस ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसमें ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत क्या क्या बेनिफिट्स और एडवांटेजेस है। तो सबसे पहले है कि इट मेक्स एडमिनिस्ट्रेशन मोर अकाउंटेबल। इसकी वजह से क्या देखने के लिए मिलता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मोर अकाउंटेबल होता है। आजकल देखो लोग ऑफिसर्स अच्छा काम करने लगे हैं, और अच्छा काम करने की वजह से लोगों का जो विश्वास है, अकाउंटेबिलिटी है ऑफिस के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, वो बढ़ती हुई हमें देखने के लिए मिलता है। द नेक्स्ट वन है ड्यू टू द राइट टू इंफॉर्मेशन इट रिड्यूसेस द गैप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पीपल। एडमिनिस्ट्रेशन एंड पीपल के बीच का जो गैप है वो डे बाई डे रिडक्ट होता हुआ देखने के लिए मिलता है। देन इट मेक्स पीपल अवेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग। इट मेक्स पीपल अवेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग, इट मीन्स डिसीजन मेकिंग में लोगों का पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है ड्यू टू द पीपल, ऑल पीपल आर अवेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग। देन नेक्स्ट वन है इट फैसिलिटेट्स बेटर डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू पीपल बाय सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट्स जो है मीन्स वो सिविल सर्वेंट्स क्या करते हैं, तो आजकल लोगों को अच्छा डाटा और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने लगे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर हमने अच्छी तरह से काम नहीं किया तो लोग राइट टू इंफॉर्मेशन मांगेंगे और राइट टू इंफॉर्मेशन डालेंगे, और जिसकी वजह से हम लोग प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो लोगों की जो इफ़िशियंसी वो ऑफिसर्स की बढ़ती हुई देखने के लिए मिलती है। द नेक्स्ट वन है इट फैसिलिटेट्स इंटेलिजेंट एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अनदर वन इन इंक्रीजेस पीपल पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ देखने के लिए मिलता है। द नेक्स्ट वन इट प्रमोट्स पब्लिक इंटरेस्ट बाय डिस्करेजिंग आर्बिट्रेरीनेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट वन इट अफोर्ड द डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी बाय प्रमोटिंग ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है, तो ओपननेस आ रही है एज वेल एज ट्रांसपेरेंट हो रहा है। द नेक्स्ट वन है इट रिड्यूसेस द स्कोप ऑफ करप्शन इन गवर्नेंस। राइट टू इंफॉर्मेशन की वजह से करप्शन कम हो रहा है, क्यों कम हो गया है। जैसे कि अगर लोगों को या ऑफिसर्स को पता है इसमें अगर हम लोग करप्शन करेंगे तो कोई भी राइट टू इंफॉर्मेशन डालेगा, इसके लिए लोग क्या कर रहे हैं, तो करप्शन कम हुआ है। इट मेक्स एडमिनिस्ट्रेशन मोर रिस्पॉन्सिव टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीपल।
it makes administration more responsive. Another one, it reduces the chance of abuse of authority by the public servants and ministers. नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें हमें देखना है कि इश्यूज इन इम्प्लीमेंटेशन, कि ये जो आरटीआई है, इस आरटीआई में आरटीआई के इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या इश्यूज आते हैं. तो फर्स्ट वन है कि लो पब्लिक अवेयरनेस. देखो आरटीआई है, बट ये आरटीआई के बारे में कितने लोगों को, आप में से कितने लोगों को पता था? Am I audible? Am I audible? Am I audible? Okay.